बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश गुड मॉर्निंग कह पाती, क्योंकि नया दिन है, नई आवाज़ है, नया अंदाज़ है और एक आगाज़ होता है एक हफ्ते का। लेकिन आज वाकई प्रोग्राम जिस तरह शुरू कर रहे हैं हम लोगों को दोनों को खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम प्रोग्राम किस तरह आगाज़ करेंगे। लेकिन हम आपके मेज़बान हैं सब सवेरे पाकिस्तान में। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाज़िब अहमद। जिस तरीके से माया जिक्र कर रही हैं, नई सुबह तो है लेकिन फ़ज़ा सोगवार है और हमारे अल्फाज भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे आज पहले घंटे में प्रोग्राम के ये जानने की कि आखिर ये वाक़या, ये सानिया क्यों पेश आया, वजूहात क्या थीं और इससे कैसे बचा जा सकता था, किस तरीके से बचा जा सकता था, क्या वो सेफ्टी प्रिकॉशंस थे जो लेना बहुत ज़रूरी थे ताकि इन तमाम लोगों को, इन तमाम सयाहों को, इन तमाम प्यारों को अपने रिश्तेदारों से, अपने घरों से बिछड़ने ना दिया जाता। तो ये क्या कुछ हो सकता था, इस पर आज हम बात करेंगे माया। बिल्कुल करेंगे। और सबसे पहले हम सब की तरफ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तमाम फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपनों को, अपने प्यारों को, अपने करीबों को खोया है, सबसे पहले पाकिस्तान की टीम की तरफ से हम ताज़ियत करते हैं। हमारी ताज़ियत कबूल कीजिएगा। कुल्लु नफ्सुल ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। लेकिन लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, फिर तफरी के लिए निकलते हैं, फिर छुट्टियाँ आती हैं शाज़ेब, फिर मौसम बदलता है, फिर सोचते हैं कि अपनों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, यादें बनाएंगे, और वो यादें हमेशा के लिए ऐसी यादें बन गई कि वो सिर्फ और सिर्फ गम की याद दिलाएगा। बिल्कुल, पहाड़ों में हंसी नज़ारे देखने ये तमाम लोग मरी गए थे और गम के पहाड़ लेकर घर वापस लौटे। दुनिया भर में हम देखते हैं कि लोग अपने घरों से निकलती है, प्लान करती है और जो सयाह हैं वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, बर्फबारी देखने जाते हैं। कौम तो यहाँ पर यकजा है, हम देख रहे हैं। कौम तो वाकई में एक यतीम भी हो गई। लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस नजर आए, जिस तरीके से लोगों के जज्बात नजर आए, और जज्बात दोनों तरह से शाज़ेब, दोनों तरह से नजर आए, वो भी जो इस मौके का अल्लाह माफ करे फायदा उठा रहे थे, और वो भी जिन्होंने इस वक्त जो है जिस तरह से अपनी सिर्फ अपने नाम दिखाने के लिए, अपनी तख्तियां जो है वो चमकाने के लिए और अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम वहां पर थे, और एक वो भी लोग जिन्होंने एक इंसान की शक्ल में फरिश्ते का जो है किरदार निभाया। शाज़ेब, बिल्कुल, अब बयानात की भी कुछ समझ नहीं आई मुझे। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो बयानात दिए जा रहे थे कि दुनिया भर में लोग ट्रैवल करते हैं तो फोरकास्ट देखने के बाद ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन ट्रैवल करने से पहले फोरकास्ट हो भी और आप घूमने फिरने जा रही हो तो इंतजामिया की जिम्मेदारी यही होती है कि उन्होंने वहां पर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उनको वहां पर रास्ते क्लियर करके देने हैं। कंबल वो गाड़ी में ले लेंगे वो बात और है, उनकी अमवात किस वजह से हुई वो बात और है, कार्बन मोनोक्साइड के मसाइल थे या जो भी थे, लेकिन जो इंतजामिया की जिम्मेदारी है वो ये कि रास्ते वहां पर क्लियर होने चाहिए थे। वहां के तमाम होटल मालिकान, अगर उन्होंने रेट्स बढ़ाए थे वो रेट नहीं बढ़ने चाहिए थे। वहां पर जो लोग पहुंचे थे, अगर आपको लग रहा था कि वहां पर 1 लाख गाड़ियां पहुंची हैं, जो वजीर दाखिला साहब भी ये कुछ खबरें आई कि वो जिक्र कर रहे थे, तो आपने वो रास्ते बंद क्यों नहीं किए? आपने वहां पर लोगों को जाने क्यों दिया? और अगर वो लोग तमाम जा रहे थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? शाज़ेब, अगर एक जगह पे एक कमरे में 5 लोग रहने की जगह आप 50 या 500 लोगों को भर लेंगे, इंतजामिया के ऊपर तो सवाल उठेगा ना। किस तरीके से आप जाके जो है लोगों के ऊपर, ठीक है लोगों का जाना अपनी जगह है बिल्कुल, लेकिन इंतजामिया को कौन पूछेगा? सिर्फ शक्लें दिखाना और सिर्फ खबरें बनाना या सिर्फ लोगों पर इल्जाम देने से क्या ये बात खत्म हो जाती है? जिन्होंने अपने खोए शाज़ेब, आज उनके घरों में कई सोयम है। कल नमाज़े जनाजा देखी गई है बराह रास्त। मैं 92 मुसलसल देख रही थी और उसका देखने से भी और था, या अल्लाह, ये लोगों को तो पता भी नहीं था कि उनकी मौत उनको खींच के जो है कहां से सफर करते हुए उस रोडों पर लेकर चली गई, उन गलियों में लेकर चली गई। वो मनाजिर देखकर हम अभी मेकअप रूम में दोनों बैठे थे, हमारी टीम जिस तरीके से जब ये वाकया पेश आया है, हर आंख अश्क बार देखी, चाहे वो हमारे करीबी हो, चाहे वो इस वक्त कौमी लेवल पर हो, आवाम हो, दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी, दुनिया में बैठे हुए इंसान हो, वो इस वाकये को देखकर हर आंख जो है ना वो आंसुओं से भरी हुई है। बिल्कुल, जो गाड़ियों में अफराद थे इमदाद के मुंतजर रहे, और 1-2 घंटे की बात नहीं है, कई घंटे तक वहां पर वो फंसे रहे। जैसे कि बताया जा रहा है, कुछ ये भी इतलात हैं कि 20-20 घंटे वो गाड़ियों के अंदर बैठे रहे, 10-10 घंटे कुछ लोग बैठे रहे। इतनी देर गुजरने के बावजूद वहां पर रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंची। क्या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है? और बर्फबारी को पहली दफा नहीं हुई, आप बेशक ये कह भी लें कि रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है, उसके बावजूद अगर बर्फबारी हो रही है, आपको ऑलरेडी पता था, तमाम मौसमियाती तब्दीली के बारे में आपके माहिरीन बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे कि बर्फबारी होनी है, तो फिर भी इंतजाम नहीं किए गए। फिर भी इंतजाम
ने ये बार बार बिल्कुल 100% शाहजेब ने यही बात की कि सितम ज़रीफ़ी कम है कि इस वक्त जो है इतना बुरे तरीके से मौसम में लोग फंसे हुए। तो जो होटल में लोग थे जिनकी मैनेजमेंट के शाहजेब ने शुरू में जिक्र किया, उनकी अगर एक तरफ है, उनकी क्या फर्ज बनता था, उनका कैरेक्टर क्या कहता था। मरी की बेहसी की अगर मैं बात करूं तो तस्वीर पूरी दुनिया में है, हम लोग आ रहे हैं, हमारे पास टूरिज्म की बात करते हैं हम शाहजेब और हम लोग मुसलसल कवर कर रहे हैं, आइए मुल्क में आइए, हमारे मुल्क कितना खूबसूरत है, हमारे मुल्क की ये फुटेजेस बाहर जा रही हैं, हमारे इंप्रेशन बाहर जा रहा है, ये बेसी की पिक्चर बाहर जा रही है। अल्लाह से डरे, खुदा से डरे, ये पैसा कहां लेकर जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो हम बार बार सयाहत के फरोग की बात करते हैं, सयाहत के फरोग होना भी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होंगे, इस तरह के सानियात होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया भर से जो टूरिस्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो इन वाकयात को देखने के बाद ट्रैवल करेंगे। तो ये इंतजामात आपने सिर्फ अपने लोकल्स के लिए नहीं करने, पाकिस्तानियों के लिए नहीं करने, बल्कि दुनिया भर से लोग ट्रैवल करना चाहते हैं पाकिस्तान, जो आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये तमाम वाकयात को रोकना होगा, आपको इंतजामात बेहतर बनाने होंगे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। अफसोस की बात है कि लाशों पे सियासत कर रहे हैं। अफसोस हो रहा है देखकर शाहजेब। मैं एक इंसान हूं, मैं देख रही हूं, माँ बहन बेटी बात की बात है, इंसान हूं। आप लाशों पे सियासत कर रहे हैं, आप बयानात पे बयानात दे रहे हैं, आप इल्जामात पे इल्जामात दे रहे हैं, आप उंगलियों के इशारे कर रहे हैं अगले की तरफ। या अल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान नहीं बन के सोच लो, एक इंसान बन के सोच लो, एक बाप बन के सोच लो, एक भाई बन के सोच लो। तो ये सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, और आज इसी पर गुफ्तगू होगी, और यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम जो वहाँ पर हमने देखे हैं, ये एक किस्म के हादसात हैं, एक सानहा है, इसकी वजूहात क्या थी। तो सबसे पहले हम जो हमारे नुमाइंदे हैं मरी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं 92 न्यूज़ के सुधीर अब्बासी साहब, उनसे बात करते हैं। सुधीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि साने से मुतालिक अब तक की क्या अपडेट्स हैं। सयाह जो हैं वो अभी तक फंसे हैं वहाँ पर कुछ, कि सबको निकाल लिया गया है? जी, आपको बता चलूं कि जुमेरात और हफ्ते की रात को ये शदीद बनी तूफान जब शुरू हुआ तो स्यों की एक बड़ी तादाद ने मलका कोसार मरी की तरफ रुख किया हुआ था, और उस वक़्त आपको बताऊं कि लाखों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो मरी में दाखिल हो चुकी थी। लेकिन जब जो ही ये जो बर्फानी तूफान का जो सिलसिला तेज़ हुआ तो हर चीज़ जो जिंदगी है वो मफलूज होकर रह गई है। इंतज़ामिया जो है वो भी सड़कों पर थी, लेकिन इस बर्फानी तूफान के आगे जो है वो काम करना बहुत मुश्किल हो चुका था। और इस दौरान जो यहाँ के 3 रोड्स हैं, एक अपर जिगागल रोड, एक कुलडन्ना बाड़ियाँ रोड, और ये आपको बताऊं कि ये जो वाक़या हुआ है ये कुलडन्ना बाड़ियाँ के दरमियान एक किलोमीटर का जो फासला है, वहाँ पर ये 5-6 गाड़ियाँ जो बर्फ़ के अंदर जो फंस गई, रात भर वो गाड़ियाँ इस के अंदर बर्फ़ में मौजूद रहीं, और जो सयाह वो हीटर लगाकर इन गाड़ियों में मौजूद रहे। और जब सुबह के वक्त जब मकामी लोगों ने देखा कि ये गाड़ियां जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई थी, किसी को कोई पता नहीं था कि हर तरफ सफ़ेदी थी, तो मकामी लोगों ने जब एक गाड़ी का शीशा निकाला तो साफ़ किया तो उसमें देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो पड़े हैं। दरवाज़ा खोला तो वो सबसे पहले वो मुल्तान के जो फैमिली थी वो अंदर जो है वो जाँ भाग हो चुकी थी। उसके बाद जब ये मीडिया पर ये खबर हमने दी, सबसे पहले हमने ब्रेक की 92 न्यूज़ के ऊपर, तो उसके बाद जो है इन हलाकतों की जब खबर हमारे चैनल ने ब्रेक की तो उसके बाद तमाम इंतज़ामिया और दीगर जो अदारे हैं वो हरकत में आए। आहिस्ता आहिस्ता जब इस रोड के ऊपर रेस्क्यू किया गया तो पता चला कि बाकी गाड़ियों में भी ये तकरीबन 5 से 6 गाड़ियाँ थी, जिनमें ये 22 जो लोग हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और इस वक्त आपको बताऊं कि इन तमाम जो जाँ भाग उन्होंने इनकी जो मैतें इनके घरों तक पहुंचा दी गई हैं, और इस वक्त जो गाड़ियों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी है। काफ़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं जो सड़क के किनारे सयाह पार करके चले गए थे, वो आज भी कल भी 2 दिन लगातार इन गाड़ियों को वहाँ से जो है मूव किया जाता रहा है, और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। जी सुधीर भाई, मुझे आपसे सवाल करना था, मरी की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, सिर्फ मरी का मुझे बताइएगा कितने सयाहों की जो है गुंजाइश है, कितने लोग वहाँ आ सकते हैं, गाड़ियाँ कितनी आ सकती हैं, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो सयाह हैं वो तकरीबन, अगर होटलों के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 400-500 के करीब यहाँ पर होटल है, और उसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सयाह आ सकते हैं। और अगर गाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ
जो पार्किंग की गुंजाइश है और ये जो मरी के जितने रोड वहाँ पर वन साइडेड पार्किंग अलाउ है, वो पार्किंग मिलाकर तकरीबन 3 से 4 हज़ार तक जो गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। लेकिन उस दिन एकदम लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इस में पहुंचे मरी में, जिसकी वजह से मरी के जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं, अपर जीगा गली रोड जो मार रोड की तरफ जा रहा है और एक रोड जो कुलडन्ना से अयूबिया गलियात नथेगली की तरफ जा रहा है, उस पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मरी के अंदर जो है वो गाड़ियों के बिल्कुल गुंजाइश खत्म हो चुकी थी, लाइनें लग चुकी थी, लाइनों में लोग जो टूरिस्ट थे वो लगे हुए थे और एकदम जो बर्फबारी शुरू हुई तो ये मामला जो है ये उस वक्त ये पेश आया है और इस वक्त मरी में सिर्फ और सिर्फ 4000 तक गाड़ियों की गुंजाइश। अच्छा सुधीर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये तो तमाम इंतजामात भी वहां पर होने चाहिए थे या होने चाहिए, लेकिन क्या इसी तरीके से कि वहाँ की जो इंतजामिया है कोई मुहिम भी चलाती है, जो वहां पर सयाह पहुंच रहे हैं उनको कोई हिदायत जारी की जाती है कि अगर इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है तो किस तरीके से आपने अपने आप को बचाना है या क्या आपने करना है अगर आपकी गाड़ियां फंस जाएं, कुछ तरीके की कोई भी मुहिम चलाई जाती है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है कि जब से स्नोफॉल का सिलसिला शुरू हुआ है, इस साने से 2-3 दिन पहले वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, दीगर अदारों की जानिब से ये हदायत एडवाइजरी भी जारी की जाती रही है कि सयाह जो भी आएँ वो अपनी गाड़ियों टायर के ऊपर चैन लगा कर आएँ, गर्म मलबूसात जो मेवाजात हैं अपने और जो ट्रैफिक के कानून है उसके मुताबिक आएँ और पूरी एडवाइजरी वो जारी की जाती रही है मौसम के हवाले से भी। लेकिन जब ये देखा गया है कि सानिया जब शदीद तूफ़ानी बर्फबारी का जब सिलसिला शुरू हुआ जुमेरात और हफ्ते की रात, तो उस दिन मकामी इंतज़ामिया, मरी इंतज़ामिया ने जो है वो एक मैसेज दिया मीडिया में, चैनल में, बिलखुसूस हमारे 92 न्यूज़ के चैनल में कि जो सयाह हैं वो मरी की तरफ रुख ना करें। इस वक्त मरी फुल हो चुका है, ट्रैफिक सारी जाम हो चुकी है, तमाम सयाह को पहले एडवाइजरी जारी की जाती है। ठीक है सुधीर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, तमाम सूरत हाल जो है वो तफसीलन बता रहे थे। इसी मामले पर बात करना बहुत जरूरी है और अब हमारे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया, हमें अपने शो में ज्वाइन किया है, बड़ा अहम मामला है और जिस तरीके से हमने ये पूरा सानिया देखा है, 2-3 दिन लोगों ने बड़े परेशानी में गुजारे हैं क्योंकि सयाहत के लिए सब लोग ट्रैवल करते हैं, मरी जाए, इंतजामात का वहां पर होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर गाड़ियों की तादाद की जो लिमिट है, जो गुंजाइश है वो कम है तो गाड़ियों को रोकना चाहिए था। सबसे पहले तो बताइएगा सर ये वाकया पेश क्यों आया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के लिए लिया। देखें, इस वाकये पेश आने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है जो आपने कहा और मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है कि गाड़ियां ज़रूरत से ज़्यादा चली गई। मेरा ख्याल है कि पिछले चूँकि 25 साल में इस तरह का स्नो स्टॉर्म जो बर्फानी तूफान नहीं आया था, इसलिए इंतज़ामिया का भी नॉर्मली ख्याल होता है कि ये एक रूटीन मैटर है, ये हो जाएगा और ये चीज़ें होती रहीं। लेकिन जब हम ये जो सड़क जाती है मरी से अयूबिया की तरफ, जिसको कुलडन्ना टू बाड़ियाँ रोड कहते हैं, इसकी तरफ गाड़ियाँ मुड़ी तो अचानक ये जो एक बड़ा ये तूफान आया, जिसकी वजह से सबसे बड़ा ये हुआ कि 16 दरख्त जो है वो इस छोटे से टुकड़े पे गिर गए और खंबे भी गिर गए। और जो कि ऑलरेडी 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई थी और मशीनों ने बर्फ हटा के साइडों पे रखी हुई थी, तो साइडों पे बर्फ 4-4, 5-5 और बाद जगह 6-6 फुट थी और दरमियान में 2 लाइनें गाड़ियों की थी। गाड़ियां फंस गई, कुछ लोग सयाह गाड़ियां वहां अपनी छोड़ के तो निकल गए और बाकी लोग फंसे रहे। और फिर जब तूफान आया तो लाइट भी चली गई, वहां बिजली भी कोई नहीं थी। तो इस सारे मामले में जितनी आपकी हैवी मशीनरी थी उसको मूव करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। एक सड़क है, ऊपर भी जंगल, नीचे भी जंगल, तो वो फिर एक लिहाज से लोगों ने सदाकत साहब सॉरी, मैं आपसे यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ कि रास्ता नहीं था, लेकिन ये पता तो था, महकमा मौसमियात बार बार अलर्ट जारी कर रहा था, सबको मालूम था, पूरे पाकिस्तान को पता था कि वहां पर स्नोफॉल होने वाली है। सयाह तो ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन इंतजामिया को आप नहीं समझते कि पहले से इंतजाम कर लेने चाहिए थे? वो मशीनरी पहले वहां पहुंचा दी जाती और वो वहां पर सारे रास्ते क्लियर कर दिए जाते, बजाय इसके इंतजार किया जाता कि 23 लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, उसके बाद मशीनरी वहां पहुंचाई जाएगी। नहीं, मशीनरी वहां मरी में मौजूद है, होती है,
लेकिन जब एक सड़क जा रही है और उसमें 800 गाड़ी फंस जाती है और मशीन शुरू में खड़ी है, आप ठीक कह रहे हैं, इंतजामिया की इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें उनकी कोताही जरूर है कि उनको ये बर्फानी तूफान का नहीं पता चल सका, वरना रूटीन में जो बर्फ पड़ती है वो 6 इंच पड़ती है बर्फ, 1 फुट जो अगले 3-4 घंटे में कम हो जाती है। लेकिन इतनी एकदम से बर्फ पड़ने का उनको भी शायद असेस नहीं कर सके। और फिर एक रूटीन में होती है कि जी जहां जहां गाड़ियां खड़ी हैं वहां गाड़ियां मूव होना इसलिए रुक गई कि दोपहर कोई 3 बजे से इतना इन्फ्लक्स था कि वो मूव करना मुश्किल हुआ। लेकिन असल जो बात है, लोग जो जिनकी अमवात हुई वो कुछ सर्दी से नहीं हुई, लोगों ने गाड़ियों में बंद हो गए जब तो उन्होंने वहीं ठहरना मुनासिब समझा, हीटर्स लगा लिए, जिसकी वजह से वो सर वो तो मजबूर होकर बंद हो गए ना, जब वहां पर कोई इमदाद के लिए नहीं पहुंचेगा तो वो बंद ही ना आपको। भाई साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। नहीं ठीक है, आपकी बात की अब मैं लोग नहीं चले नहीं वो ठीक है, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है, ऑब्वियसली आपसे पूछेंगे, आप इलेक्टेड हैं और हमारा तो काम है आवाम के सवाल करना। लेकिन सर अगर आप ये समझते हैं कि लोगों ने जाकर गाड़ी में जाकर अगर अपना कयाम किया या वो जाकर रुके या स्टे हुए, तो अब्बासी साहब आपको नहीं लगता कि उनके जो जाने की वजह थी वो वहाँ की होटल्स का कैरेक्टर था जो अदा किया गया? आपको नहीं लगता वहां पर जो उनके साथ उनकी प्राइसेस के साथ हुआ उनको निकाल दिया गया क्योंकि उनको मजीद लगा कि होटल्स जो हैं वो ज्यादा पैसा बना सकते हैं? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत जुल्म हो गया लोगों के साथ? देखिए, चूंकि मैं मकामी आदमी हूं, मैं वहां रहा भी हूं, मैं लोगों को जानता भी हूं। जिस जगह ये वाकया हुआ वहां से होटल 5 किलोमीटर दूर थे। ये जो भी परसेप्शन है, मैं अब चूंकि इस वक्त मैं ऑड लग रहा हूं बात करते हुए, लेकिन ये मरी जो शहर है वहां से यहां पहुंचना नामुमकिन था। पैदल तो 5-6 किलोमीटर बन जाता है। ये बात ठीक है, कई लोगों को होटलों में कमरे नहीं मिले, लेकिन ये जो वाकया है ये अक्सर लोग या नथिया गली जा रहे थे या नथिया गली से वापस आ रहे थे, ये कम्यूटर्स थे वहां फंस गए। ये अलग वाकया है कि होटलों के रेट भी बढ़े और खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई, वो उसको एक अलग डिबेट है। लेकिन ये जो अमवात वाला मामला है, खुदारा इसको इस तरह ना पेश किया जाए कि लोगों को होटलों से बाहर धकेल दिया और लोग बर्फ में ठिठर गए, ऐसा वाकया नहीं हुआ। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अगले 6 दिनों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा हम देख रहे थे साहब, आप सॉरी लेकिन आप वहां के मकामी जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं और वहां के बहुत सारे मकामी अफराद थे, फिर वहां पे जो सयाह पहुंचे थे उन्होंने शिकायत की, हमारे 92 के नुमाइंदे वहां पर थे, उनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे तो बता रहे थे कि यहाँ पर एक कमरा जो 5,000 का मिल रहा है वो 40,000 रुपए का मिल रहा है, वो 50,000 रुपए का एक कमरा मिल रहा है। जो लोग वहां पर जाते हैं अपने प्लान करके जाते हैं, 5,000 रुपए लिए जा रहे थे, अपने प्लान करके जाते हैं, उनकी एक बजट होता है जिसमें वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है जो 5,000 का कमरा मिलता है वो 40,000 में कमरा ले सकता था और वो यहीं से मजबूर होकर अपनी गाड़ी में रुका? अगर गाड़ी वहां पे फंस भी गई थी तो वो गाड़ी बंद करके चला जाता, पैदल निकल जाता और उस वहां ट्रैवल कर सकते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं, गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, होटल में स्टे कर लेते हैं। लेकिन जब उसको उम्मीद ही नहीं थी, उसको पता था कि वहां पर होटल इतने महंगे हैं, तो आपको नहीं लगता ये प्राइस कंट्रोल करना वहां पर बहुत जरूरी है? आपकी 2 बातें हैं, दोनों के अलग अलग जवाब हैं। बिल्कुल जो ज्यादा महंगे रेट हुए, प्राइस कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जाहिर है ये, मैं जब इंतजामिया के साथ बैठा, चीफ मिनिस्टर के साथ बैठा, तो मैंने उनको ये कहा कि ये मामला है और इसको रेगुलेट करने के लिए एक पूरे मैकेनिज्म की जरूरत है। लेकिन मैं दोबारा ये बता रहा हूं, ये एक अलग बात है और वो एक अलग बात है। ठीक है, इस वक्त एक बड़ा सान्या हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, हर आदमी दुखी है, हम भी परेशान और दुखी हैं कि हमारे इलाके में इतना बड़ा हादसा हुआ। और जाहिर है जिन लोगों के प्यारे चले गए उनको तो हर मेरी बात बुरी लग रही होगी, मुझे इसका अंदाजा है। लेकिन एक हकायक तक बात पहुंचना भी ये जरूरी है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि बिल्कुल ये आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर आप दुनिया के हर जगह पे देखें कि ये जो सर्दियों का सीजन होता है, ये होटल वालों के लिए 3-4 दिन 5 दिन पूरे ये यानी 6 महीने में लगते हैं। तो उसमें ये है मुनाफाखोरी है और ये गलत है। इसके लिए हम मैकेनिज्म बना रहे हैं, हमने एक अथॉरिटी बनाई है जिसमें हम अपर और लोअर लिमिट डिसाइड करेंगे। लेकिन शायद इतने बड़े साने में इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि रेट क्या लिए जा रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रेस्क्यू करें। और एक और बात जो थोड़ी सी नाइंसाफी, एक जुमला और सुन ले मेरा, नाइंसाफी हुई, जितना मकामी लोगों ने बेलचे ला जाके लोगों को गाड़ियों से निकाला, आज तक लोग जो मकामी लोगों के घरों में भी ठहरे हुए, उस एस्पेक्ट को भी इग्नोर किया गया। जिन लोगों ने मुनाफाखोरी की उस एस्पेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया गया। ये सारी बातें होती हैं बड़े हादसे में।
सर आपने मुझे एक और पॉइंट दिया। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आपकी बात से आया कि वाकई में वहां पे मकामी लोगों ने जगह पनाह खोल दी, अपने घर खोल दिए, पनाह दे दी, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने बड़ा हीरो का किरदार अदा किया। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ ये सवाल करूं आपसे बस साहब, कितने बड़े बड़े नामों का, मैं नाम अगर क्या लूं, शाहजेब भी, आप भी, हम सब जानते हैं कितने बड़े बड़े लोगों के। वहां पर नवाज शरीफ साहब, तहमीना सुल्ताना, सदाकत अब्बासी साहब, सर आपका, शायद खाका नबासी, आप सबके वहां पर मकामी घर हैं। खुलने चाहिए थे ये इमरान खान साहब, क्या दरवाजे इन लोगों के नहीं खुल जाने चाहिए थे? कौन सी, और 10 शहबाज गिल साहब कह रहे हैं 10 फीट कौन सी बर्फ जो है वो रिकॉर्ड हुई है। बासी साहब ये तमाम चीजें क्या अवाम को गुमराह नहीं देखें दोबारा देखें, ये सोशल मीडिया की डिबेट है। जो गवर्नर हाउस है वो वहां से 12-15 किलोमीटर किसी और साइड पे है, वो बुरबन वाली साइड पे है। ये वाकया नथिया गली और जिगा गली के दरमियान। गवर्नर हाउस नहीं, जो मकामी घर है आप लोगों के, सर उसकी बात कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के अलावा जो आप लोगों के मकामी घर, अगर आप देखें ना, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है, उनको डायनेमिक्स का पता नहीं है। लोग अगर वहां से बाहर निकल आते हैं तो जगह बेपनाह थी। मरी में कम से कम 28 सरकारी दफातर हैं। ये बात नहीं है कि कोई जगह नहीं थी रखने की। खुदारा इसको समझे, गाड़ियों में लोग फंसे हुए थे, गाड़ियां निकालनी थी। बंदों को ठहराने का ना कोई इशू था और ना इशू रहा। बाद में जब सर बंदों को ठहराने का, सदाकत साहब, अगर बंदों को ठहराने का कोई इशू नहीं था, जो गाड़ियों में लोग फंसे थे, सदाकत साहब, अपने से जो गाड़ियों में लोग फंसे थे, तो वहां पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती थी, जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए उनको वहां से निकाला जा सके। चले, अब आप फेयर जर्नलिज्म है, आपने अपना नुमाइंदा जो वहां से लिया सुधीर साहब, आप इनसे पूछें कि वो आपको बता सकते हैं कि क्या जो लोग फंसे हुए थे वो गवर्नर हाउस में पहुंच सकते थे? नहीं पहुंच सकते थे। ये तो ऐसे मीडिया टॉक है, ऐसे एक दूसरे को डिफीट। गवर्नर हाउस वहां से कई गवर्नर हाउस की बात नहीं करे बासी साहब, सिर्फ गवर्नर हाउस दोबारा से बीबी मैं बता रहा हूं, लोगों को ठहराने का मसला नहीं था। लोगों तक सुने, लोगों तक उनकी गाड़ियों तक पहुंचना मसला था। उनको निकाल के अगर आप 3-3 किलोमीटर 6-6 फुट बर्फ पे चला के ला नहीं सकते थे। ये सारी बातें एक सोशल मीडिया डिबेट है। प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर एक बंदा बाड़ियों में फंसा है, उसको वहां से निकाल के किसी गाड़ी में बिठा के गवर्नर हाउस तक, एसी हाउस तक लाना मुमकिन ही नहीं था। वहां से पैदल चलना मुमकिन नहीं था। रोड बम्पर टू बम्पर ब्लॉक्ड है। तो इसको इस तरह समझें, ये सोशल मीडिया पर डिबेट टोटली इररेलेवेंट है। अच्छा सदाकत भाई, सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की डिबेट है, आपको ये मालूम होगा यकीनी तौर पर कि ये जो वीडियोस हैं ये भी सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही आई थी, और सोशल मीडिया पे आने के बाद ही इंतजामिया एक्शन में आई, उसके बाद ही वहां पर मशीनरी भिजवाई गई। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर ना आती तो न जाने क्या होता, वो गाड़ियां तब तक फंसी रहती, क्योंकि पहले से इंतजाम तो नहीं किए गए थे। तो सोशल मीडिया ने तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किरदार निभाया यहाँ पर। नहीं शाहजेब, मैं सोशल मीडिया की उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डिबेट की बात कर रहा हूं। पोस्ट इवेंट जो डिबेट है, ये जरूर है कि वहां पे उस वक्त बिजली भी नहीं थी और लोगों को सिवाय इस सोशल मीडिया के कोई और जरिया नहीं था इंतजामिया तक पहुंचने का। मैं बिल्कुल सोशल मीडिया की नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं उस डिबेट की बात कर रहा हूं जो आपने शहबाज गिल के 10 फुट की बात पे बात की। मैं दोबारा बता रहा हूं, मसला एक ही था कि जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए उनको वहां से बाहर निकालने के लिए कोई आदमी वहां तक पहुंचे। एक तो इत्तला भी नहीं हो सकती थी और दूसरा वहां पे पहुंचने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। जंगल था दोनों साइड पे, एक पगडंडी रोड है, उस पर कुछ लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं, लोग गाड़ियां छोड़ के निकल गए हैं। 2 साइडें हैं, साइड पे 10 फुट 8 यानी 6-6 फुट की बर्फ पड़ी है, दरमियान में 3 फुट की बर्फ पड़ी है। तो ये बात लोकल डायनामिक्स हैं। ये सोशल मीडिया पे जो डिबेट चल रही है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इत्तला सोशल मीडिया से हुई क्योंकि टेलीफोन मोस्टली लोगों के बंद थे और वहां पे बात नहीं हो सकती थी और राब्ता नहीं था और अक्सर लोगों को इत्तला ही नहीं पहुंची। लोग आराम से गाड़ियों में बैठ के हीटर लगा के सो गए और वो हीटर की वजह से उनकी अमवात भी जो 4 या 5 गाड़ियों में हुई। लेकिन बहरहाल चूंकि अमवात हुई हैं इसलिए सेंसिटिव मामला है, हसासियत ज्यादा है और लोग जो असल हकायक हैं उनकी बजाय एक डिस्कशन कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि अब जब इतना बड़ा हादसा होता है तो वो डिस्कशन भी साथ हो जाती है। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सदाकत साहब, हम आपसे हकायक ही जानना चाह रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं कि वजूहात क्या थी। बिल्कुल, बहुत सारे पहलू हैं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, और सदाकत साहब यहाँ पर जो आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, वो जब वहां पर पहुंचे हैं तो जितना वक्त गुजर चुका था, आप क्या समझते हैं कि उनको पहले पहुंच जाना चाहिए था, जायजा लेना चाहिए था, तमाम मुश्किलात का हल निकालने के लिए हिदायत जारी पहले कर देनी चाहिए थी?
देखें, मैं दोबारा से बताऊं कि ये वाकया जिस रात को हुआ उस रात तक तो तकरीबन चीज़ें नॉर्मल थी, सिवाय इसके कि गाड़ियां बहुत चली गई थी। रात को लेट नाइट 11-12 बजे के बाद अचानक जो एक बड़ा तूफान आया, उसमें हम सारे या इंतजामिया इसको उस तरफ असेस नहीं कर सकी, और ये जो लोग फंसे रहे, खबरें चलती रही कि गाड़ियां फंसी हुई हैं। गाड़ियों को निकालने के लिए दरख्त काटने के अलावा और क्रेन के जरिए बर्फ हटाने के अलावा और ना वहां कोई फजाई चीज हो सकती थी, ना कुछ ग्राउंड पे हो सकती थी, और ना कुछ और पॉसिबिलिटी थी। अब वजीर आला होते, वजीर आजम होते, आर्मी चीफ होते या कोई भी होता, उन्होंने वहां पे सिवाय इसके कि हम कोई पीछे से गाड़ियां निकाले, कुछ रास्ता नहीं था। जो ही इतला आना शुरू हुई, एक मीटिंग थी, मैं भी उस मीटिंग में जा रहा था, मैं सुबह सवेरे ही वहां से वापस आ गया। मुझे हदायत जारी की तमाम मिनिस्टर्स ने भी और चीफ मिनिस्टर ने कि आप मौके पे पहुंचे। कमिश्नर, डीसी सारे वहां मौके पे पहुंच गए, हम भी वहां मौके पे पहुंच गए, और लेकिन हम आम लोग वहां कुछ नहीं कर सकते थे सवाई इसके कि रेस्क्यू का अमला जाके दरख्त काटता और रास्ता खोलता। जो ही रास्ता खुला है तो मसला खत्म हो गया। खुदा न खास्ता लोग स्टैंडर्ड नहीं थे, मकामी लोगों ने उनको अपने घरों में ले गए, उनको जाके खिलाया पिलाया, वहां उनको पानी दिया। लोगों को अपनी गाड़ियों की फिक्र थी। वो गाड़ियां जो दबी हुई आप दिखाते हैं, वो लोग निकलने के बाद दबी रही। चंद गाड़ियां ऐसी थी जिनमें लोग बैठे रहे और वो बेहोश हो गए और बर्फबारी होती गई और उसमें दब गए। सदाकत साहब, हमें तो ये मालूम है कि वहां पर गाड़ियों के अंदर, उन्हीं गाड़ियों में लोग बैठे बैठे 23 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें सबसे पहले ज्वाइन किया और इस पर तफसीली बात की। आपके हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हों। हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, इस वक्त शाहजेब और माया के साथ, और आज हम आपसे जो भी बात कर रहे हैं वो मरी का इतना बड़ा वाकया हो गया, एक नेशनल कैलेमिटी हुई, बिल्कुल हुई। लेकिन शाहजेब, क्या ये बात सच नहीं है कि इस तरह के जब नेशनल कैलेमिटीज़ होती हैं तो उसी वक्त में लोगों का, हुकूमत वक्त का, माहौल का, आसपास के लोगों का, किरदार का असल वक्त होता है उनका चेहरा देखने का। बिल्कुल, असल चेहरा तभी नजर आता है। बिल्कुल। और इसके साथ जैसे कि हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो इंतजामिया का किरदार था वो क्या रहा, किस तरीके से इंतजाम उठाए जा सकते थे। लेकिन मरी से निकलकर अगर हम गलियात का रुख कर लें तो वहाँ की बात करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मरी भी जाते हैं, मरी से आगे फिर यूबिया, और यूबिया से फिर हम देखते हैं कि गलियात का रुख भी करते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमें शो में ज्वाइन किया डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी रजा अली हबीब साहब ने। रजा अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि गलियात में कैसे इंतजाम है? स्नोफॉल उस तरफ भी काफ़ी हुई है, वहां पर इंतजामात कैसे उठाए गए हैं, खासतौर पर क्योंकि ये बताया जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि जो बर्फबारी है इसकी शिद्दत में इस दफा काफी इजाफा होगा, रिकॉर्ड बर्फबारी होगी। जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको बताऊं कि जो बेसिकली अक्सर लोग गलती भी करते हैं कि मरी और गलियात को मिक्स कर लेते हैं। जैसा आपने खुद बताया कि ये एक केपी गवर्नमेंट के अंदर आता है और एक पंजाब गवर्नमेंट उसको डील करती है। हमारे पास जब स्नो प्रेडिक्शन आई थी तो हमने उससे पहले ही प्रीएम्प्टिव मेजर्स ये किए थे कि जिस दिन रात को हमें अंदाजा था कि बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होने वाली है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद और पुलिस हमने मिल के एक मीटिंग की कि वो टूरिस्ट जिनके पास कंफर्म बुकिंग नहीं है होटल्स में और जो सिर्फ डे ट्रिपर्स आते हैं, जो मेन इशू है वो उन्हीं टूरिस्ट का आता है जो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, एक दिन के लिए वापस जाना चाहते हैं और फिर वापसी का रास्ता उनको मिलता नहीं है, ना होटल में शायद जगह मिलती है। तो ऐसे तमाम टूरिस्ट को हमने एक दिन पहले ही वापस किया, तकरीबन 10,300 गाड़ियों को हमने वेकेट किया था इस हैवी स्नो स्टॉर्म से पहले, जिससे हमारी सबसे बड़ी बचत हुई। फिर हमारे पास सिर्फ वही टूरिस्ट मैक्सिमम मौजूद थे जो सिर्फ जिनकी होटल में प्रॉपर बुकिंग मौजूद थी। हमारे पास तकरीबन 6 से 7 फुट स्नो रिकॉर्ड हुई है। ये पूरा गलियात का पैच तकरीबन 50 फुट का एक स्नो बाउंड पैच है जिसमें मिनिमम 5 फुट और मैक्सिमम 7 फुट तक बर्फ हुई है। तो जो प्रीएम्प्टिव प्लानिंग हमने की थी उससे मैक्सिमम हमारी बचत हुई। हमारा कोई ऐसा टूरिस्ट मौजूद नहीं था जो रोडों पे हो या जिनके पास कमरों की बुकिंग ना हो। स्पेशली इस टाइम पे हमें
होटल एसोसिएशन वालों ने बहुत हेल्प आउट की, लोकल लोगों ने हेल्प की कि जिनके पास अगर कमरे फ्री थे उन्होंने किसी चार्ज लिए बगैर, कोई चार्ज नहीं किया गेस्ट को, और उन्होंने वहाँ पे इसको फ्री स्टे दिया है। तो ये मेजर्स थे जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे कोई कैजुअलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्र है साहब। अभी सानिया मरही की बात करते हैं तो वाकई में गुंजाइश से ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट आए, हम नंबर ऑफ टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर था। यस, देन अगेन मौसम का पहले से एक इशारा हो चुका था, तो क्या रेस्क्यू टीम्स और जितने भी और प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उनको और बेहतर नहीं बनाया जा सकता था? देखिए इस तरह ना कि बिल्कुल प्लानिंग तो सबसे मस्ट एक चीज है। मैं आपको बार बताऊं कि हमारे पास जो रेस्क्यू पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं वो ऑन स्पॉट मौजूद हैं। आज भी 2 दिन और 2 रातों से हमने फॉर द फर्स्ट टाइम हम जो केपी की हुदूद है वो बाड़ियों पे ख़त्म होते हैं, और हमने बाड़ियां से मरी की तरफ 4 किलोमीटर का केपी गवर्नमेंट की तरफ से हमने उसको कम्प्लीटली साफ किया है। और हमने कल मरी की तरफ एंटर हुई हमारी मशीनरी, हमने अल्टरनेटिव रूट भी उनके लिए क्लियर किया है। हमारी जगह जगह पुलिस की टीमें मौजूद हैं। मैं अगेन इसे बताऊं कि जो एक शायद प्रोपेगेंडा होता है कि होटल्स वाले हर किसी को चार्ज करते हैं, ऐसा गलियात में बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ के लोकल लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले हैं, होटल्स वालों ने किसी एक टूरिस्ट को ना बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टे दिया है, उनको खाना दिया है, उन्होंने इंतजामिया के साथ पूरी मदद की है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम आप कल भी बताएं कि जो टूरिस्ट सिंगल टूरिस्ट किसी ऐसी जगह पे गेस्ट हाउस में फंसा हुआ है, मोस्टली इश्यूज हमारे वहाँ पे आते हैं जो छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज हैं जिनकी एंट्री हम बहुत छोटी और नैरो होती हैं और उनको कोई मशीन जा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है 7 फुट की बर्फ में वो फंसे होते हैं। जी जी ठीक है, रजा अली साहब आप हमारे साथ ही रहें और आगे मैं इस पर भी बात करूंगा कि अगर हम डोंगा गली, छांगला गली और नथिया गली है, फिर डोंगा गली है, दरिया गली है, इन तमाम की कैपेसिटी कितनी है, वहां पर कितनी गाड़ियां जा सकती हैं, कितने लोगों की गुंजाइश है, कितने होटल्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ही रहिए। एक जैसे कि हम मरी के सहाने का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक फैमिली थी, एक विक्टिम फैमिली है जो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप उनको भी सुने, और जैसे कि बता रहे हैं कि जो खानदान था नदीम अंसारी साहब का, इसमें 17 अफराद थे जो बर्फबारी में फंसे रहे, बहुत देर तक फंसे रहे और उनको मकामी होटल वालों ने रेस्क्यू किया। तो बात करते हैं कि मरी में आखिर हुआ क्या था। नदीम अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। नदीम साहब सबसे पहले बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और आप फंसे कहां पर रहे थे, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बात करने का मौका दिया। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कल लाहौर पहुंच गए हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो दूसरा ये है कि मैं बाब इख्तियार का इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बर्फ कर कार्रवाई कर और जहाँ पर हम ये डोंगा गली से नीचे एक वजीराबाद है, तो वहाँ पर हम यानी कि ठहरे हुए थे। हम तकरीबन 17-18 लोग थे, बच्चे थे साथ। तो उसमें ये था कि कुछ लोगों के रवैये बसन यानी कि उनका अल्फाजों में शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता। बेशक। और जो इन्होंने गवर्नमेंट ने वहाँ से कार चलाई और लोगों को कहा, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ा कि बाज लोगों ने ऐसा है कि वहाँ पर एक होटल था, मरीना होटल, वजाहत अब्बासी साहब, तो उन्होंने जब देखा कि भी हम लोग बच्चे हैं, परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि भी यानी कि आप कोई चार्जेस नहीं, आप यहाँ पर रहें जैसे मर्जी। उन्होंने हमें अंडे भी दिए, चाय भी दी, और उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। वहाँ पर एक छोटा ढाबे वाला था जिसकी कैंटीन थी, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ कि कोई सरकारी कोई मामला नहीं था। उसने कहा भाई आपको अगर चीजें चाहिए तो भले आप यानी कि पैसे ना दें, आप ऐसे ले जाएं। अल्लाह अल्लाह। तो मैं उसके जज्बे का शुक्रिया अदा यानी कि उसका अल्फाजों से शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, मगर मैं हजरात को ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ पर कुछ लोग इस तरह के भी थे कि जिन्होंने लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाया और लोगों को जो है बिल्कुल गलत बिहेवियर किया, और गवर्नमेंट को उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। बिल्कुल वहाँ पर हमारे साथ फैमिली थी, वहाँ पर डोंगा गली के करीब एक होटल था। बच्चे थे साथ में? बच्चे कितने थे साथ में आपके? छोटे बच्चे भी तो थे आपके साथ? जी 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 जी, हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी टोयोटा हाईएस थी। ठीक है, वहाँ हमारे साथ तकरीबन कोई अल्लाह आपका भला करे कोई मसलन 8-9 बच्चे होंगे। अल्लाह। और सुना है भूख से बिलक रहे थे बच्चे, उन लोगों को भूख ठंड सब लग रही थी इस वक्त।
उसमें जब हमारी गाड़ी ऊपर रुकी ना, तो वो समझे कि एक तूफान सा था यानी डोंगर, और हर तरफ। अच्छा नदीम भाई मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या था, गाड़ियां फंसी क्यों थी? क्योंकि बताया तो जा रहा था कि बर्फबारी वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है, वजूहात क्या थी? गाड़ियां फंसी तो कितनी देर तक फंसी रही और किन किन इलाकों में फंसी हुई थी? सर जहाँ हम थे ना ऊपर, तो वहां पर ऐसा है कि स्लीपिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है, बर्फ एकदम ही बहुत ज्यादा पड़ी है, उस वजह से जो है ना गाड़ियां मसलन वहां पर रुकना शुरू हो गई। तो 100 गाड़ी ऊपर जो है ना वहां पर मसलन एकदम ही रुक गई, और बर्फ बहुत तेज थी। वहाँ एक ही होटल था डूंगा गली के करीब, ओमिंग बर्ड उसका नाम था, ठीक है। होटल बड़ा शानदार था, और मैं अरबाब इख्तियार से और जो होटल के मालकान हैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि अपने अमले को समझाएं कि इस मसन के कोई काफिर भी हो तो वो भी उसके दिल में भी रहम आ जाता है। बिल्कुल। वहाँ पर ओके सोके होके हम उनके होटल में गए हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपसे 28,000 बताए, 23,000 रुपए लेंगे। जब उन्होंने देखा कि बाहर बर्फबारी तेज हो गई है, कुछ फैमिलियां और भी आ गई हैं, उन्होंने हमसे 70,000 की डिमांड की, 70,000 की मुझे ऑन द रिकॉर्ड। उन्हें हमने रिक्वेस्ट भी की कि यार आपसे जुबान हुई है, आपसे बात हुई है, बिल्कुल इंसानियत की खातिर ही ऐसा कर देना चाहिए। और फिर मेरा एक छोटा बच्चा था 5 साल का, उसे ना छोटा पेशाब आने लगा, तो वाइफ ने तकरीबन, हम गाड़ी मसलन निकलवा रहे थे, वाइफ ने तकरीबन उनसे काफी रिक्वेस्ट की कि छोटे बच्चे को छोटा पेशाब करने दें, आपकी मेहरबानी, ये वो फलाना। आप यकीन करें कि वो बाथरूम तक नहीं उन्होंने इजाजत दी। बिल्कुल। और फिर जब मैं वहाँ गया हूँ, मैंने जाके उन्हें कहा है, तो फिर बड़ी मुश्किल से एक 3री मंजिल नीचे सीढ़ियों से जाके उन्होंने। अच्छा ये कौन सा होटल था नदीम, आप बता सकते हैं? होटल का नाम बता सकते हैं? ओमिंग बर्ड, डूंगा गली के करीब। अच्छा, ओमिंग बर्ड। और मैं ये अरबाब इख्तियार को बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह के होटल के रवैयों के मालकान हैं, उन्हें शर्म करनी चाहिए कि ठीक है नदीम अंसारी, आपने तमाम अपने जो एक्सपीरियंस थे वो हमारे साथ शेयर किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से वापस लाहौर पहुंच गए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुबह सवेरे में ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी गलियात रजा अली साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप सुन रहे थे सारी गुफ्तगू जो नदीम अंसारी साहब बता रहे थे, और आखिर में उन्होंने ये खास तौर पर जिक्र किया है कि डोंगा गली के करीब एक होटल था जो 70,000 रुपए मांग रहे थे एक कमरे का। सर यही आज हमारा पॉइंट है जी। मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये ओमवी है, जो ये गोड़ा गली है, ये डोंगा गली नहीं है, ये गोड़ा गली है जो मरी के बिल्कुल पास है। और ये गोड़ा गली, क्योंकि जो डोंगा गली हमारा स्टेशन है, इसमें तकरीबन कोई 30 के करीब होटल्स हैं। एक होटल नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर होटल्स, एक मैनेजमेंट है, और हमारी वहाँ पे स्टाफ की डिप्यूशन होती है। ये लोग अक्सर चूंकि मिक्स कर लेते हैं मरी और गलियात को, ये एक कॉमन फिनोमेना है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे शायद गलियात में, लेकिन मैं चूंकि अपनी गलियात की बात करूं आपको कि हमारे पास हम एक ऐप मौजूद है जिसमें जो होटल्स में लोग स्टे करते हैं उनके नाम आते हैं, पुलिस के पास भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी, उनके मोबाइल नंबर भी आते हैं। जब उसके तहत हमने सारे टूरिस्ट को ट्रेस किया था, हमने टूरिस्ट को हमारे साथ जो रेस्क्यू वाले थे खाना पहुंचाने का इंतजाम भी किया था। सिर्फ अभी तक मैं आपको बताऊं कि पूरी गलियात में, चूंकि मैं आपको काउंटिंग वाइज बता सकता हूं, सिर्फ 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी चंगना गली में हैं। सिर्फ उनकी इशू ये था कि उनकी पार्किंग जो इनसाइड बेसमेंट में पार्किंग थी, वहां पे हमारी मशीनें नहीं जा सकती थी। हम बारहा सिर्फ जो हमारी जो भी प्लानिंग है कि लोग जब अपना प्लान करके टूर नहीं आते, ये ऐसा नहीं है कि अचानक बर्फ होता। हमने लोगों को मिन्नतें की हैं कि 10,300 गाड़ियां हमने उस खरीद बर्फ से पहले निकाली हैं, मिन्नतें करके। ये सिचुएशन पैदा हुई कि लोग जाना नहीं चाहते थे, झगड़ा करना चाहते थे कि हम तो आज स्टे करके जाएंगे, क्योंकि कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई किसी और जगह से आया है, हम वापस नहीं जा सकते। और उसके बाद ये है कि लोग 4x4 की गाड़ी यूज नहीं करते। अगर 4x4 ना भी हो, अगर आपके पास चेन नहीं है, तो चाहे आपकी कितनी ही पावरफुल गाड़ी क्यों ना हो, अगर आप स्लाइड पे जाएंगे, आप उतराई में या चढ़ाई में जाएंगे और सर ये मुहिम चलानी चाहिए। मेरे ख्याल में ये ऐसी मुहिम चलनी चाहिए कि लोगों को ये बताया जाए कि क्या चीजें जरूरी हैं वहां पर जाने के लिए। अगर आप सयाहत के लिए जा भी रहे हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर है जो आपको इख्तियार करनी चाहिए। रजा अली हबीब साहब, डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू की सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और हमें बताया भी कि वहां पर इस वक्त अभी क्या सूरत हाल है। तो हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आप सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। और अब जैसे कि होटल्स का जिक्र
जिक्र हो रहा था माया, उसकी भी बात करते हैं। बिल्कुल, होटल्स का जिक्र हो रहा था, उससे बात करते हैं, कैरेक्टर्स का बात करते हैं, इस पूरे सिनेरियो में किस किसने क्या क्या किरदार अदा किया उस पर बात करते हैं। और जहां हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 70,000 तक का एक उनको किराया जो है वो उनको देने के लिए डिमांड की गई, जहां पर अभी आपने सुना वहां पर ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि इंसानियत सबसे बड़ी क्या चीज़ है। पैसा उन्होंने कहा ना नसीब से ज़्यादा ना वक्त से पहले, लेकिन उन्होंने कहा इस वक्त मेरा किरदार क्या होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं मरीना होटल के की इंतज़ामिया की और उनके जो है मालिकान की, जिसमें वजाहत अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वक्त का बेहद शुक्रिया, उन्होंने जो किरदार अदा किया उसके बारे में तो खैर पूरी दुनिया इस वक्त जान चुकी है। वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया वजाहत साहब। सबसे पहले यही वाली बात है कि इस वक्त जो इंसानियत का पैगाम जो आपने दिया है पूरी दुनिया के सामने, वो भी बताइएगा कि कितने लोग थे जब आपने देखा, जब आपको पता चला, तो उस वक्त कैसे आपने उनको जो है उनकी रिहाइश का इंतजाम किया? जी, हमारे पास 2 होटल है मेरे और उसमें 40 रूम था हमारे पास। तो जब रात 12 बजे ये तूफान आया तो हमने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि हमने आज चार्जेस नहीं लेने और काम नहीं करना, हमने लोगों की हेल्प करनी है। तो हम एक टीम बना के निकले हैं जी और लोगों को रेस्क्यू किया। तकरीबन 150 से 200 बंदे को हमने रेस्क्यू किया, जिसका 2 दिन तक खाना पीना रिहाइश सब कुछ फ्री थी। तो जो हो सका हमसे वो हमने जी किया। बहुत जो नहीं, बहुत बड़ा काम किया है आपने, बहुत नेकी कमाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वजह ये बताइएगा साथ साथ सोशल मीडिया पर भी, क्या अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ लम्हों पहले एक वहाँ पर जिन अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली साथ सही सलामत घर पहुँच गई वापस, उन्होंने बताया कि जहाँ आपने अपना किरदार अदा किया या आप जैसे चंद लोगों ने अपना किरदार इतना बेहतरीन अदा किया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने होटल्स की प्राइसेस, रूम्स की प्राइसेस, खाने के प्राइसेस इतनी बढ़ा दी कि उनकी 50,000 तो बहुत छोटा नंबर है, 70,000 तक भी नंबर गया है। क्या ये सही कर रहे थे ये लोग? इस वक्त पैसा कमाने का वक्त था? जी बिल्कुल, ये पैसा कमाने का वक्त नहीं था, ये तो इंसानियत दिखाने का टाइम था। क्योंकि ये भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई थे, मुसलमान बहन भाई थे, तो पैसा तो आगे पीछे भी बंदा कमा लेता है। लेकिन ऐसा टाइम था कि सबको अगर सब ही ऐसा करते तो शायद ये नुकसान भी ना होता। लेकिन ये इंसानियत दिखाने का टाइम था, पैसा कमाने का टाइम नहीं था ये। अच्छा वजाहत साहब, आप वहीं पे आप अपना वक्त भी गुजार, हर सर्दियों में आप देखते होंगे बर्फबारी होती है, क्या वाकई इस दफा बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है और इस दफा लोग वाकई बहुत ज्यादा फंसे हैं, या हर साल ऐसा हो जाता है, एक वक्त आता है जब बर्फबारी होती है तो लोग फंसते हैं और इसी तरीके से उनको वहां से निकाला जाता है? नहीं, बर्फबारी तो हर साल ही होती है, तकरीबन इतनी भी होती है। लेकिन इस बार कुछ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकी इनसे और कुछ लोग बस रोड ब्लॉक की वजह से कुछ लोग खड़े हो गए पहले ही स्नोफॉल को देख के, और वो वीडियोस वगैरह बनाना शुरू हो गए। और जब वो पीछे गाड़ियां रुकती गई और वो स्नोफॉल रुकी नहीं, तो फिर रोड ब्लॉक हो गया, तो मशीन का आना थोड़ा मुश्किल था। और जो हमारी तरफ से था जी, वो हमने एक टीम बनाई और हमने इधर से रेस्क्यू करना, पीछे से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। और बहुत आगे तक बहुत लोग थे। हमने 12 बजे मैंने अपना मैसेज छोड़ दिया था, पोस्ट शेयर की थी कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रखा है, हमसे रब्ता करें। तो सुबह 4-5 बजे कुछ ऐसी कॉल्स आई कि जिन लोगों ने बहुत दूर थे हमसे, लेकिन हम बेबस थे, उन तक पहुंच नहीं सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो जो करीब थे उनको रेस्क्यू किया। तकरीबन दरिया गली में 600-700 ये बताइए कि आपको हाँ आप जिस तरह बता रहे हैं नंबर ऑफ पीपल, सर आपको 4-5 बजे तक कॉल्स आई लोगों की, जितने फासले पे वो आप तक थे वो आप तक नहीं पहुंच सकते थे। तो जरा हमारी नॉलेज के लिए, मेरी नॉलेज के लिए बताइएगा, जहां से वो कॉल कर रहे थे क्या उसके आसपास कोई जगहें थी? क्या वहां पे आसपास कोई आम से होटल्स या कोई भी ऐसी पनाहगाहें थी जहां वो पनाह ले सकते थे? क्योंकि आप वहां के इलाका ही हैं, इसलिए आपको पता होगा। मिलिट्री का कैंप है एक, कुलडन्ना कैंट जो है, उसके पास बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए थे। और कुछ और भी बिल्डिंग्स थी वहाँ, कुलडन्ना चौक है काफी बड़ा, लेकिन बस वो उनकी बेबसी मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ लोग मुझे कॉल्स करके कहें जी कि मेरे साथ वालदा बैठी है, उनकी तबीयत खराब है, वो तड़प रही हैं। कुछ लोग कहें जी बच्चे हैं, दूध नहीं है हमारे पास उनके लिए। कुछ लोग कहें 15 घंटे से हम भूखे हैं, कुछ खाने को हमारे पास नहीं है। तो बड़ा बहुत बेबसी थी हमारे पास। अच्छा एक अब यहाँ पर वजाहत ये बता दें आखिर में कि आपके होटल में अभी भी कुछ फैमिलीज हैं या सब लोग वहां से जा चुके हैं? और सेकंडली क्या कहते हैं, जब आप वहां पर जी
जी कुछ जी। और सेकंड ये बताइएगा कि आपका होटल एग्जैक्टली मरीना ओटेगा पर है, ये जहां पर गाड़ियां फंसी थी जो बताया जा रहा है उससे कितने फासले पर है? जहां गाड़ियां फंसी थी वहां से आधे किलोमीटर पे था हमारा होटल। दोनों होटल हमारे आधे किलोमीटर पे थे और तकरीबन यानी कि बस यही सफर हुआ होगा, आधा किलोमीटर। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर फौज ही पहुंची, हमने देखा कि फौजी जो जवान थे लोगों की मदद कर रहे थे, इसके साथ पुलिस भी वहां पर हम देख रहे थे कि सब लोग वहां पर पहुंचे, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वजाहत भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया और मेरे ख्याल में यही वो होटल है जहां पर इंसान बसते हैं, मरीना होटल, जो हमने देखा कि वहां पर इतने लोगों को जो है वो अकोमोडेट किया गया। वही वाली बात है, जब इस तरह की क्लैमिटीज होती हैं टेक्निकलिटी समझ में आती हैं, लोगों का फंसना समझ में आता है, लोगों का निकलना भी समझ में आता है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थक गए हैं, वीकेंड था, लेकिन देन अगेन इस वक्त में एक इंसान ने, किसी भी इंसान ने किरदार क्या अदा किया, सवाल ये पैदा होता है। साथ आते हैं सुफे के बाद, रहिएगा हमारे साथ। फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज शाहजेब अहमद और माया खान हम सानेहा मरी को इस वक्त जो है डिस्कस भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि या अल्लाह इतना बड़ा सानेहा हो गया। 3 तारीख से 7 जनवरी तक 164 गाड़ियां रिकॉर्ड आई हैं, जो इस वक्त का नंबर है शाहजेब। हाँ, 1,64,000 गाड़ी, 1,64,000 गाड़ियां का आना, उनका ट्रैफिक में फंसना, उसमें ब्लिजर्ड आना, उसमें जो है कम्युनिकेशंस कितनी खराब हो गई, क्योंकि उसके बाद जो पीटीए ने फिर अनाउंस किया कि जी वहां पर सबके लिए वो फ्री है, लेकिन जो एक के बाद दीगरे जो होता चला गया, वो पाइल अप होता चला गया और उसमें लोगों का हर तरह से किरदार नजर आ रहा है और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा। और माया, आज हम जो पूरा शो में डिस्कशन हुई उसमें हमने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंसानियत के लिए खड़े हुए, जिन्होंने लोगों के सामने हाथ बढ़ाया और बाजू खोले, उनको खुशामदीद कहा, अपने होटल्स के अंदर लेके गए, अपने घरों में लेकर गए। और कुछ लोग वहां पर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने होटल्स के जो रूम के किराए हैं वो 5,000 से 70,000 कर दिए और लोग वहां पर परेशान भी हुए। लेकिन जिस तरीके से लोग फंस गए थे, दरख्त गिर गए थे, बर्फबारी हो गई, क्रेन्स वहां नहीं पहुंच सकी, लोग फंसे रहे, और जिस तरीके से मौसम की सख्ती थी वो बाहर भी नहीं निकल पाए, फिर वो हीटर चलाकर सो गए। तो कुछ नॉलेज की भी कमी मेरे ख्याल में इसलिए थी। कुछ लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब आपकी ऐसी हैवी स्नोफॉल हो रही हो तो कुछ ऐसी मुहिम चलानी चाहिए, जैसे कि डीजी साहब भी जिक्र कर रहे थे गलियाते के, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी स्नोफॉल में आपको क्या करना है, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना है, ताकि आप वहां पर सर्वाइव कर सकें, वो जो एक वेव है उसको गुजार सकें, और गुजारने के बाद फिर आप देखें कि आपको क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से फैमिलीज, बच्चे सब गाड़ियों में फंसे रहे, उनको समझ नहीं आई कि हमने करना क्या है, वो हीटर चलाकर सो गए। इस तरीके से वजाहत अब्बासी यही कह रहे थे कि हमें 4-5 बजे कॉल्स आई और हम उन जगहों पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना किरदार, वाकई में वजाहत वाली बात है, उनका भी किरदार बेहतरीन फरिश्तों वाला रहा कि दरवाजे खोल दो भाई, 2-3 दिन तक कोई जरूरत नहीं है पैसा कमाने की। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इस रुकावट को भी जो है ना, मैं कहती हूँ ये उनके लिए उनके कंफर्ट जोन से बहुत बाहर था। और जो हम इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये वो रियल लाइफ हीरोज हैं जो वहां पर मौजूद रहे, जिनको गाड़ियां नहीं मिली तो वो पैदल सफर करके वहां पर पहुंचे, लोगों को खाना फराहम किया, शेल्टर दिया, जो जरूरियात की उनकी चीजें थी वो उनको प्रोवाइड की। और ये तमाम रजाकार या खिदमत के रजाकार हैं जो वहां पर पहुंचे अपना सामान लेकर और ट्रैवल कर रहे थे। इनको गाड़ियां नहीं मिल रही थी, इनको वहां पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये पैदल ट्रैवल करके वहां तक पहुंचे। एग्जैक्टली शाहजेब, और मैं सोच रही हूँ कि जब वो हवा चलती है और वो बर्फ वाली हवा चलती है और जब वो लगती है तो बड़े बड़ों की जो है ना वो जानें निकल जाती हैं, आप चल ही नहीं सकते। और कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे स्नोफॉल के ऊपर कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी स्नोफॉल देखी तो उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन जब वो हवा चलना शुरू हुई तो वो बर्दाश्त से बाहर थी। कितनी तेज हवा थी, कितनी ठंड थी, क्या उनकी हालत थी। लेकिन ये
अल खिदमत के जितने भी रज़ा, जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, इन लोगों ने जो किरदार अदा किया, मैं कहती हूँ सलाम है ऐसे लोगों को, इनकी अजमत को, इनके घर वालों को, इनकी माओं को, जिन्होंने ऐसे जवानों को, ऐसे बहादुरों को जो है वो पैदा किया। और इनसे भी इंशाल्लाह आपकी ज़रूर कोशिश करेंगे कि राब्ता हो जाए। और अब मौसम शाहजेब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी हो रहा है, लेकिन यहाँ का मुझे जहाँ तक याद है, हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान में जवाद भाई के साथ कवर किया था। जवाद भाई ने ये वार्न भी किया था कि बताया था कि बर्फबारी इस दफ़ा बहुत हैवी स्नोफॉल होने जा रही है, खासतौर पर जो आपकी गलियात की नदर एरियाज हैं तकरीबन वहाँ पर सब में ही जो अपर पंजाब है वहाँ पर भी बारिशें और ये सब बताया गया था। तो आज जवाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। जवाद मेमन साहब, वेदरमैन हमारे, कैसे सर? खुशामदीद कहेंगे आपको। ठीक ठाक है। सबसे पहले बताइएगा, हम क्योंकि मरी से लिंक कर रहे हैं अभी और मरी की बात कर रहे हैं जो सानिया वहाँ पर पेश आया, जो बर्फबारी वहाँ पर हो रही थी ये किस किस्म की बर्फबारी थी? क्या हर साल ऐसी ही होती है या इस साल कुछ मुख्तलिफ था और कुछ ज्यादा थी, उसकी शिद्दत ज्यादा थी? कुछ जो बताया जा रहा है कि उसका जो एयर प्रेशर था, जो हवा थी, वो भी बहुत ज्यादा थी, क्या वजह थी? देखें शादिब भाई, जैसे कि आपको पता था कि हफ्ता 10 दिन पहले ही हम लोग अपडेट कर रहे थे कि इंतहाई गैर मामूली सिस्टम जो हैं ये बैक टू बैक आ रहे हैं, स्पेशली दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के अब तक। हमने देखा कि बलूचिस्तान में रिकॉर्ड तौर बारिशें हुई, हमने ये भी देखा कि वहाँ पे भी बहुत सारे जो है वो रिकॉर्ड टूटे। साथ ही साथ जैसे ही ये सिस्टम जो है वो तेज़ी से पंजाब रीजन की तरफ और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मूव करा तो वहाँ पर इससे मज़ीद जो है वो इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ, ओवरनाइट इजाफा हुआ, ये हमने देखा। लेकिन इसके बावजूद भी ये वार्निंग सारी मौजूद थी और मरी में तो बाकायदा हम कह सकते हैं कि ब्लिज़र्ड टाइप कंडीशन थी। इसमें होता ये है कि इंतहाई हैवी स्नोफॉल होती है, जिस तरह हमने देखा भी कि ओवरऑल तकरीबन लोगों ने बताया कि 3 से 4 फुट, कहीं कहीं 5 फुट भी बर्फ़ हमने देखा कि बर्फ़ गिरी है। साथ ही साथ इस दौरान ये होता है कि इंतहाई तेज़ और ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही होती हैं। इसको ब्लिज़र्ड कहते हैं। इसको बेसिकली ब्लिज़र्ड कहते हैं। विंड स्पीड जो है हमने देखा नहीं, ये 70 से 80 किलोमीटर तक भी गई। यही वजह थी कि ये बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, इवन कि अगर आप बगैर किसी प्रोटेक्शन या हैवी प्रोटेक्शन के साथ भी आप मैक्सिमम यहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटे तक इसके अंदर रह सकते हैं। उसके बाद आपको इस जगह से निकलना है, आपको शेल्टर लेना है, उस हवा से अपने आप को बचाना है, वरना आपका कोई ना कोई जो जिस्म का हिस्सा है वो फेल होना शुरू हो जाएगा, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये ब्लिज़र्ड टाइप कंडीशन होती है। फिर साथ साथ जब इतनी हैवी स्नोफॉल और इतनी हैवी जो है वो हवा होती है तो फिर दरख्त गिरना शुरू होते हैं, क्योंकि हर दरख्त की भी एक अपनी लिमिट है। वो ऊपर से एक तो उसके ऊपर हैवी स्नोफॉल का वजन आ रहा है, फिर हवा अलग चल रही है, तो उसकी वजह से ये चेन रिएक्शन था बहुत सारी चीज़ों का, वेदर और इस सारी चीज़ों का, जिसने फिर इस तरीके के जो है ना यहाँ पर ये मामलात हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ये तो वो हो गया जो ऑब्वियसली इसके बारे में हम कह रहे थे। अब एक बार फिर मैं चाहती हूँ कि कुछ आने वाला जो अभी हफ्ते हैं या महीने हैं, जवाद भाई प्लीज़ बताइए, और साथ साथ सख्ती से इसलिए बताइएगा कि प्लीज़ सब लोग होशियार हो जाएं। देखें, बिल्कुल होशियार रहें, क्योंकि लास्ट उसमें भी हमने बताया था कि 15 जनवरी के बाद एक और सिस्टम जो है वो आता नज़र आ रहा है। अगेन उसके असरात हो सकता है सिंध या कराची समेत सिंध तक इतने ज़्यादा ना आए, लेकिन अगेन बलूचिस्तान रीजन में जो है वो काफ़ी इसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ और पंजाब रीजन में दोबारा बारिशें होंगी। इन सब रीजन में जो है वो एक बार फिर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। 17 या 18 जनवरी से टेंटेटिव इसकी डेट है कि इसके इफेक्ट्स जो हैं वो मुल्क में दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम जैसा कि गलियात का जिक्र कर रहे हैं, गलियात में मरी में अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद इतनी ही हैवी स्नोफॉल दोबारा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, अभी कहना ये कबल उस वक्त है कि इतनी ही हैवी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो ये सिस्टम नजर आ रहा है उस शिद्दत का नहीं है जो ये जो 2 सिस्टम गुजरे, लेकिन फिर भी हैवी स्नोफॉल इस दौरान जो है वो पॉसिबल है, काफ़ी हद तक चांसेस हैं। डिपेंड्स के आगे आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत में किस तरीके से इजाफा होता है, तो उम्मीद है कि फिर आहिस्ता कुछ ही दिनों में जो है इसके हवाले से फिर प्रॉपर अपडेट्स कर देंगे। और बाकी पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, उसकी बात कर लें। पंजाब की देखें, अभी तो ये आज ये अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह ये सिस्टम तकरीबन निकल गया है। इसके कुछ लास्ट इफेक्ट्स हैं जो नॉर्दर्न एरिया से भी आज की तारीख में निकल जाएंगे। अब पाकिस्तान के अक्सर एरियाज़ में जो है वो काफ़ी शदीद ठंड रहेगी, कराची से कश्मीर तक। पंजाब रीजन के लिए स्पेशली ये अलर्ट है कि इन तकरीबन एरियाज़ में जो है वो एक तो ठंड रहेगी, दूसरा धुंध का जो है वो फैक्टर अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही ठंडी हवाएं मजीद दाखिल होना शुरू होंगी तो इन तकरीबन रीजन में जो है वो काफ़ी हद तक धुंध रहेगी। रात और सुबह के टाइम जो है वो ट्रैवल बहुत एहतियात से करें, और सिंध रीजन तक भी जो है ये ड्रॉप होगा धुंध का सिलसिला।
ठीक है, Thank ये you so धुंध का much. सिलसिला भी चल रहा है। जवाद निमन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया और ये सारी इसीलिए बताई जाती है ताकि आप लोग एहतियात करें please और एहतियात अगर करें। जाने का सोच रहे हैं तो पहले वेदर कंडीशंस देखें, फोरकास्ट देखें, उसके बाद ट्रैवल करें। कुछ अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, खुद भी देखें कि आपकी जो गाड़ी है क्या वो उन इलाकों में जा सकती है, जो सर्दी है वो आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने साथ तमाम वो अशिया भी रखें जो कि आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, खाने पीने की भी, इवन मेडिसिन भी और ये सब चीजें। मैं तो ये कहती हूँ कि क्या जरूरत है जाने की, जब आपको पता है कितना बड़ा सानिया हो चुका है, अब ये वाकया हो चुका है, तो अब आगे सिस्टम जो आ रहा है 17-18 जनवरी के बाद से आ रहा है। प्लीज ख्याल रखें, क्योंकि इंतजाम तो कुछ पता नहीं होता हमारे मुल्क में, इसलिए आप लोग जरा देखभाल के जाया करें। और जैसा कि माया जिक्र कर रही थी, रियल लाइफ हीरोज का, रियल लाइफ हीरोज का, जिन्होंने वो किरदार अदा किया वाकई में कि इस सख्त ठंड में, जैसे कि जवाद भाई ने बताया, ब्लिजर्ड जब होती है तो 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो हवा लगती है तो बड़े बड़ों की जो है वो जानें निकल जाती हैं। लेकिन अल खिदमत के वर्कर्स ने वो किरदार अदा किया है कि मैं एक बार फिर कहूंगी, सलाम है आप सबको। बिल्कुल, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हाँ, हमाद महमूद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल खिदमत के रज़ाकार हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सबसे पहले तो आपने जो कुछ वहां पर किया इंसानियत के लिए किया और वो काबिल तारीफ है, लेकिन इसके साथ बताइएगा कि कितने लोग थे जिनको आपके रज़ाकारों ने रेस्क्यू किया वहां जाकर? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस बड़े सानिया पे होने वाली इज्तिमाई और इनफरादी गलतियों और जानों के ज़िया पर फिक्रमंद होते हुए प्रोग्राम किया। और उसके बाद दुआ है जो लोग इस दुनिया फानी से कूच कर, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए। आमीन। सबसे पहले तो मैं इस पे ये बात कहूँगा कि देखें, किसी भी हादसे के पीछे कोई ना कोई अवामिल होते हैं। इंतजामिया की इतनी बड़ी गफलत थी कि टाल प्लाजे से 1,20,000 गाड़ियों को मरी के लिए जाने के लिए खोल दिया गया। और जब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां जाएंगी और उसके बाद लाजमी बात है गाड़ियों में 3 से 4 से 5 लोग होते हैं, तो इतने बड़े हुजूम को आप भेजते हैं तो उसके लिए उतने गवर्नमेंट को इंतजामात भी करने चाहिए। अब लोअर टोपा से जीगा गली तक, अब लोअर टोपा से जीगा गली तक 3 किलोमीटर का फासला बनता है और जीगा गली से सैनी बैंक तक 2 किलोमीटर का फासला बनता है। मतलब ये टोटल कुल मिला के 5 से 6 किलोमीटर का फासला है। 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे जब हमें महकमा मौसमियात भी ये बता रहा है चंद दिन पहले कि इस तरह की तूफानी बर्फ पड़ सकती है, तो हमें ऐसे इंतजामात करने चाहिए थे जिससे हमने गफलत बरती है। और गफलत बरतने के बाद उसके बाद देखिए अल खिदमत को 2 दिन पहले मरकज से सराजुल हक साहब और अता के कराची से हाफिज नईमुर रहमान साहब जो खुद तो धरने में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है ना हमसे राब्ता किया और हमारे नंबर उन्होंने जो है ना अपने अच्छा सर यहाँ पर ये बताएं कि आप लोग वहां पर फिर कैसे पहुंचे, लोगों को रेस्क्यू करने कैसे पहुंचे, क्या क्या चीजें वहां पर प्रोवाइड की, शेल्टर दिया, खाना दिया, और क्योंकि वहां पर पहुंचना सबसे मुश्किल काम था। देखें, उसके लिए ये था कि हमने हमारा वहाँ पे इदारा तो मौजूद है दुख्तरान इस्लाम एकेडमी बांसरा गली में, तो चूंकि दुख्तरान इस्लाम एकेडमी की तरफ पहुंचना तो बहुत मुश्किल था, तो हमारे वहाँ पे हाफिज शकील साहब मौजूद थे, हमारे कारी राशिद साहब वहाँ मौजूद थे, हमारे वहाँ वसीक साहब मौजूद थे। हमने उनको बता दिया कि इस तरह हम उसको रेस्क्यू सेंटर बना रहे हैं, तो उन्होंने तमाम इंतजामात किए, लोगों के खानों का बंदोबस्त किया, रिहाइश का बंदोबस्त किया, हीटर का बंदोबस्त किया और चाय का बंदोबस्त किया। तो हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने चूंकि जी जी भाई साहब, मेरे साथ ये भी बताइएगा कि जब आप वहां पहुंचे, इस तरह आप बता रहे हैं, मैं चाह रही हूँ क्या इस बात पे आप वो उस बात को भी जोड़िए, जब आप वहां पहुंचे उन लोगों के पास, तो उनके चेहरे, उनके जज्बात क्या थे? क्या लगा उनको कि कौन आ गया? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम एक्सप्रेस वे से गए, लाजमी बात है इंतजामिया तो रोक रही थी, तो अल खिदमत की वजह से हमें उन्होंने जाने दिया। हम जब एक्सप्रेस वे से आगे गए तो पेमेंटो ग्रिल एक होटल है लोअर टोपा से पहले, वहां से आगे रास्ते बंद थे। वहां से हम सारे लोग पैदल गए, पैदल चलते चलते जो 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है जीगा गली तक, हम वहां से रास्ते में लोग फंसे हुए थे। हमारे पास कुछ मेवाजात थे, खजूरें थी, जूस था, चिप्स थी, पानी था। तो यकीन जाना है कि लोगों की ऐसी हालत थी कि लोग को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बिल्कुल अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आप हमारे साथ मौजूद थे हमादुल महमूद अब्बासी साहब, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं वाकई आप लोगों का किरदार बहुत अच्छा रहा है और काबिल तारीफ भी है। जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर तक आप लोग पैदल चलकर उसी बर्फ में, उसी मौसम की सख्ती में वहां तक पहुंचे, खजूरें लोगों को दी, खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर दिया। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं और यकीनी तौर पर ये एक बहुत काबिल तारीफ काम है। बेशक बेशक, अल्लाह आप लोगों को इसका जज़ाए खैर अता फरमाए और ऐसे ही खिदमात आप लोग करते रहें और सवाब कमाते रहें। लेकिन वाकई आपने सही कहा कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। साथ साथ एक बात की बात और हो रही है शाहजेब, लोग ये भी कह रहे हैं कि लोगों की जिस तरह खामोश मौत हुई उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। बिकॉज गाड़ी में अगर आप एसी या हीटर ऑन करते हैं तो उसको जो है वो एग्जॉस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होता, इसकी वजह से बर्फ़ जमा हो गई और वो जो गैस थी वो रिवर्स होके गाड़ी में आ गई और लोग सोते सोते भी इंतकाल कर गए। अब इसमें क्या साइंस है, क्या रियलिटी है, ये तो हमें कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। बिल्कुल, और यही जानना जरूरी है कि जैसा कि माया जिक्र कर रही है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या इसमें ये ओडोरलेस होती है और ये कितनी नुकसानदेह होती है, कितनी जल्दी इससे मौत हो जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और हमें ये मालूम होना भी जरूरी है कि जब आप गाड़ियों के अंदर बैठे हैं तो हीटर चलाकर ऐसे ना सो जाएं जब आपको पता है कि बर्फ ने सिलेंडर भी बंद कर दिया है, सारे एग्जॉस्ट सिस्टम भी ब्लॉक कर दिए हैं। जब कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होगा गाड़ी के अंदर तो वो सारी गैसेस गाड़ी के अंदर आएंगी, जो आपने शीशे भी बंद किए हैं, तो गाड़ी का एग्जॉस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन ये गैस कितनी नुकसानदेह खतरनाक है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिर ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये कितनी खतरनाक है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए है कि देखिए हमारे अंदर ऑक्सीजन होती है और हीमोग्लोबिन आपको पता है एक पिगमेंट होता है जो कि कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और डिफरेंट पहुंचाता है ऑक्सीजन डिफरेंट हिस्सों को। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब आती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कंबाइन कर जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। उसका मतलब है कि ऑक्सीजन कहीं भी नहीं पहुंचता, जिससे कि आपको इमीडिएट डेथ भी हो जाती है और डिफरेंट किस्म के साइंस और सिम्टम्स होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि ना ये नजर आती है, ना सुनाई देती है, ना आप इसको सूंघ सकते हैं, इसलिए पता भी नहीं चलता और ये इफेक्ट कर देती है। अब होता ये है कि बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो सिर्फ कोरोना या डिफरेंट वायरसेस नहीं बल्कि इससे भी अगर आप ज्यादा देर हीटर में बैठे रहते हैं तो आपको होगा बिल्कुल खांसी हो जाएगी, सोर थ्रोट होगी, आपको चक्कर से आएगा, डिजीनेस होगा, आंखों के आगे भी धुंधलाहट सी होती है, फिर मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, डिफरेंट पट्टों के अंदर जकड़न क्रैम्प से होते हैं, चेस्ट टाइटनेस होती है, अजीब टाइटनेस सी, नोजिया बहुत ज्यादा फील होता है। अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा उल्टी सी फीलिंग होती है, अपसेट स्टमक होता है, तो वो समझते हैं शायद हमने कुछ गलत खा लिया है सर्दियों में या बहुत नट्स खा लिए हैं। ऐसा नहीं होता, हम जब बहुत ज्यादा देर हीटर वगैरह में भी बैठे रहते हैं तब भी ये होता है। और सिर्फ गाड़ियों के अंदर एग्जॉस्ट का इश्यू नहीं है, इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब जो भी चूल्हा हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, जनरेटर हो गया, कहीं पे भी जब आपकी जो कंबस्शन है मतलब जो भी फ्यूल जल रहा है, चाहे वो कोल है, चारकोल है, वुड है या आपका पेट्रोल है, ये गैस है, वो पूरी तरह से जब कंबस्शन नहीं हो पाती तो जो फ्यूम रिलीज होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड है वो। और कार्बन मोनोऑक्साइड आप बहुत जल्दी से उसको ब्रीथ भी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचिए आपको डिजीनेस हो रही है, मुंह आपका बिल्कुल लाल लाल फ्लश कर रहा होता है, प्लेथोरा हो जाता है, साथ आपकी बिल्कुल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपको नोजिया सा हो रहा है, आप समझते हैं शायद ये सर्दियां हैं, बुखार हो रहा है मुझे, लेकिन ये असल में बड़े साइलेंटली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही होती है। और इसमें बेहद जरूरी है कि ये बहुत रैपिडली काम करता है। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत जल्दी से मतलब असर करता है क्या, पता भी नहीं चलता? जी बिल्कुल पता नहीं चलता है, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि भाई आपने थोड़ी सी वेंटिलेशन रखनी है घर में। आप अगर गैस हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका गीजर अंदर नहीं होना चाहिए, गीजर बाहर होना चाहिए, आपका जनरेटर भी बाहर होना चाहिए। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बंद गैराज में आपने कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी। बाहर जितने भी आपके पाइप्स है, क्योंकि देखिए लीकेज सिर्फ पायलट से नहीं या कभी गैस की सप्लाई बंद हो जाने से नहीं बल्कि पाइपलाइन से भी हो सकता है, कहीं पे भी कभी भी लीकेज होता है और आपको पता नहीं चलता। तो हमेशा क्रॉस वेंटिलेशन बड़ी ही जरूरी है। रात को सारी चीजें बंद करें और फिर कोई खिड़की हल्की सी खुली जरूर रखें। और अगर सुबह उठते हैं ना तो पहले सबसे पहले खिड़की खोलें ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर जमा हो भी गई है तो वो पहले निकल जाए, इससे पहले कि आप स्पार्क भी करते हैं। इसमें दो किस्म की चीजें होती है, एक तो इनहेलेशन भी प्रॉब्लम है, तो आप अगर इग्नाइट करेंगे कोई तीली या इलेक्ट्रिक स्विच से आपका स्पार्क भी हो सकता है। तो आपने जो है ना डॉक्टर साहब जी
ग्रेट ग्रेट। वेंटिलेशन का ख्याल रखना है हमें, एग्जॉशन का ख्याल रखना है। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी के कौन से ऑर्गन पे, कौन से हिस्से पर असर करती है, और इस सिचुएशन में जो सानेहा मरी हुआ है इसमें इनकी सिचुएशन, जिन लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनकी सिचुएशन क्या हुई होगी? सबसे पहले कहाँ अफेक्ट किया होगा उनकी बॉडी में? देखिए, जैसे ही ये पूरा मैंने आपको बताया ना, आप इसको इनहेल करते हैं, इनहेल करते ही आपकी ब्लड के साथ ये कंबाइन कर जाती है। अब ब्लड ने डिफरेंट हिस्सों को सप्लाई करना है, और स्पेशली आपका ब्रेन और हार्ट और वाइटल ऑर्गन्स जैसे ही आपके इफेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा आपको पता है बच्चों को जल्दी इफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चे ज्यादा ब्रीथ करते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन में बच्चा अंदर ही उसकी रिटार्डेशन, इसीलिए इसको साइलेंट डेथ कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम ट्रैवल करते हैं, जितने सयाह ट्रैवल करते हैं और सर्दी के मौसम में जाते हैं, ऐसे एक्सट्रीम वेदर में जाते हैं, तो अपनी बॉडी को वार्म रखने का क्या तरीका हो सकता है? कोई ऐसी डाइट जो उनको साथ रखनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें साथ रखनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, कैसे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बचने का और कोई रास्ता नहीं सही होता। बात है। देखिए, सबसे पहले तो गर्मी के लिए ना इंसुलेशन जरूरी है, तो आप मल्टीपल लेयर्स यूज करें। जब आप बहुत सारी लेयर्स ऑफ कपड़े यूज करते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि आसानी होती है अगर गर्मी उतारने में, और दूसरा एयर आपकी ट्रैप हो जाती है। तो एक मोटी जैकेट से भी बेहतर है कि आप डिफरेंट लेयर आप कर लें अपने आप को, नंबर 1। नंबर 2, आप जब डाइट की बात करते हैं तो देखिए, आपका ये जो जिंजर हो गया, आपकी मतलब अदरक हो गया, हल्दी हो गई, आपके वॉलनट्स हो गए, अखरोट हो गए, आपकी यखनी हो गई, ये सारी चीजें आपको अच्छा, खजूर हो गई तो जी खजूर, आप ये यखनी वगैरह जो आपकी रिच डाइट है, विटामिन डी, अंडे हो गए, उबले हुए अंडे, ये सारा कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ये है कि आप वेदर वगैरह चेक करके जाइए। दूसरे नंबर पे, अगर कहीं पीछे दिख रहा है कि भाई बहुत ज्यादा रश है, तो उससे इंसान पीछे हो जाए और कहीं पे पार्क करके उतर के कहीं लॉजिंग ढूंढे, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे हुए बंद रह के हीटर ऑन करना बहरहाल बिल्कुल एडवाइस नहीं। और अगर वो थोड़ा सा नीचे कर ले शीशा और एग्जॉस्ट को भी बंद है। और ये सिर्फ गाड़ी तक महदूद नहीं है, अभी घरों के अंदर भी बेशुमार डेथ्स इसलिए होती है क्योंकि गीजर अंदर होता है और हीटर अंदर होता है, जनरेटर भी अंदर रख देते हैं। बारिश में लोगों ने जनरेटर भी अंदर रख लिए, तो आपको कुछ पता नहीं कि कब कहां से कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रही है, चिमनी ब्लॉक तो नहीं है, तो ये सारा। एयर वेंटिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। दायरा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने वाकई में बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें बताई। अब ये सिर्फ गाड़ी की हद तक नहीं, बल्कि आप अपने घरों में भी अगर उठे सबसे पहले खिड़की खोलें और अगर हीटर चलाएं तो प्लीज़ कोई ना कोई वेंटिलेशन का जरिए रखिए। इस वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ, अभी आते हैं हम शाज़िब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, शाज़िब और माया के साथ। और शाज़िब, हर तरह से सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। हम यही बात कर रहे थे, अभी सानिया मरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरह लोग अपनी तैयारी कर सकते थे, अपने आप को किस तरह सिक्योर रख सकते थे, क्योंकि उनको वहाँ पर सिक्योरिटी जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उनको सेफ जोन नहीं मिला, उनको किस तरह की मदद नहीं मिली। लेकिन लाहौर शहर में मैं सुन रही हूँ कि काफ़ी हद तक आपकी सिक्योरिटी के लिए आप अपने आप को महफूज समझ सकें, एक औरत हूँ उस नज़रिए से भी सोच रही हूँ कि अकेले काम करने निकलते हैं, नौकरी है, पढ़ाई है, दीगर चीज़ें, अगर उसके वजह से निकलते हैं तो हम अपने आप को कितना महफूज सेफ फील कर सकते हैं। शाज़िब, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल, और लाहौर में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया था, जिसके बाद सेफ सिटी कैमरास लगे थे और मॉनिटर किया जाता है, तमाम मशकूक हरकतों को मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद जो उस इलाके की डॉल्फिन फोर्स होती है उसको खबर दी जाती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, बहुत अच्छा इकदाम ये उठाया गया था, जिस तरीके से पूरे लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरास लगाए गए थे और इस तरीके से शहर में होने वाली तमाम हरकतों को या तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है, जो जराइम पेशा अफराद हैं उन्हें मॉनिटर किया जाता है और इस तरीके से लोगों को महफूज बनाया जाता है, लाहौर के शहरियों को महफूज बनाया जाता है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, खुशामदीद करेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत से हूं। अच्छा कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जराइम में कितने फीसद कमी आई है सेफ सिटी कैमरास के बाद?
जी, जुराइम में अगर हम कंपैरिजन करें, कैमरे हमारे लगने शुरू हुए 2016 से और 2018 में जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, जो कैमरे लग गए, उसका ऑपरेशन शुरू हो गए। अगर उस वक्त से हम कंपेयर करें उन इलाकों को जहाँ पे पहले कैमरे नहीं थे और कैमरे नस्ब किए गए, उन इलाकों में खातिर ख्वाह क्राइम में कमी आई है, इन द सेंस के क्राइम वहाँ से क्राइम एक पहले देखें, क्राइम को समझना ज़रूरी है कि क्राइम रुकता कैसे है। क्या सिर्फ कैमरे लगा देने से क्राइम रुक सकता है? क्राइम एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। क्राइम को जब तक जो वजूहात हैं जिनकी वजह से क्राइम जन्म लेता है, लोग क्रिमिनल बनते हैं, उनको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो क्राइम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना या कम करना वक्ती तौर पे तो मुमकिन है, लेकिन मुकम्मल परमानेंट तौर पे मुमकिन नहीं है। तो कैमरों का भी यही रोल है। कैमरे वक्ती तौर पे तो आपको, जब आप कहीं पे कैमरे लगाएंगे, क्रिमिनल्स को पता लगेगा कैमरे यहाँ पे हैं, वो वहाँ से अवॉइड करना शुरू कर देंगे। यही चीज़ हमने लाहौर में भी फिनोमेना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी है कि जहाँ पे कैमरे नहीं थे, कैमरे नस्ब हुए और क्राइम आहिस्ता आहिस्ता उन इलाकों से शिफ्ट होना शुरू हुआ, डिस्प्लेस हुआ है। तो उन इलाकों में यकीनन जहाँ पे पहले कैमरे नहीं थे और कैमरे लगे, जो जिसमें मेन सेंट्रल लाहौर आपका आ जाता है, उसमें क्राइम के अंदर खातिर ख्वाह कमी आई है। लेकिन क्राइम ओवरऑल अगर लाहौर में अगर आप देखें तो क्राइम में वो शिफ्ट आया है। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, अगर सेंट्रल लाहौर में क्राइम नहीं हो रहा तो दीगर इलाकों में फिर क्राइम शुरू हो जाएगा अगर वहां पर सेफ सिटी कैमरास नहीं होंगे। तो अब क्या किया जा रहा है? सेफ सिटी कैमरास की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि पूरा लाहौर कवर हो सके इसमें? जी बिल्कुल, ये एक फिनोमेना है जो ऑनगोइंग फिनोमेना है। ये जब से दुनिया बनी है उस वक्त से एक ये हक व बातिल की एक जंग चली हुई है। हम उसमें कोई स्ट्रेटजी करते हैं, क्रिमिनल उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं क्राइम करने के लिए। क्योंकि क्रिमिनल को जब तक आप पाबंद सलासल नहीं करेंगे, जेल में नहीं भेजेंगे, डेटरेंस क्रिएट नहीं होगी सोसाइटी में, क्राइम तो वो करता रहेगा। तो इस चीज़ को, पहलू को देखने के लिए लाहौर में मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें फंड्स दिए हैं और हम इसमें लाहौर में उन तमाम इलाकों को जो आइडेंटिफाई हुए हैं, लाहौर पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे हॉट स्पॉट्स में चेंज आई है, शिफ्ट आई है, उन इलाकों को भी अपने कवरेज के अंदर लेके आएँ। और जो खास तौर पे पेरिफेरल इलाके हैं लाहौर के, जो बाउंड्री पे थाने हैं, जो लाहौर की बाउंड्री पे थाने हैं, वहाँ से जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जहाँ से क्राइम करके लाहौर से बाहर निकलना मुतलका जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इलाके हैं, उनमें फौरी तौर पे गायब हो जाना उनके लिए आसान है। तो उन जगहों को हमने लाहौर पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है और तकरीबन 490 के करीब मजीद कैमरे ऐसे हैं जो इन साइट्स पे लगा के उन इलाकों को भी कवरेज में लेके आया जा रहा है। जी ठीक है। अच्छा कामरान भाई, आप अभी बता रहे थे कि बहुत सारी जगहों पे क्रिमिनल्स जो हैं, जब वो उनको पता होता है कि सीसीटीवी कैमरास आ जाते हैं और वो अपना रुख बदल देते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। एंड बीइंग अ वुमन, एक खातून होने की हैसियत से मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं हर तरह से, हर टाइम में, हर स्केड्यूल में, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी किसी काम के लिए, वो जब निकलती हैं तो वो अपने आप को सिक्योर, इस तरह के हालात और टाइम, वो कहती हैं दिन में चले जाओ, दिन में आ जाओ, क्योंकि दिन में ना हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो इन कैमरास या सेफ सिटी इस प्लान के तहत उन खवातीन को अपने आप को कितना सिक्योर फील करने का चांस मिलेगा? किस तरह वो अपने आप को जो है वो सिक्योर फील कर सकती हैं? जी इस कैमरों को ख़ास तौर पे जब लगाया गया तो कुछ जो अवामिल थे जिनको जेन में रखा गया। एक तो सबसे पहले तो टेररिज्म का था इशू उस वक्त, जिस वक्त ये कंसीव किया गया प्रोजेक्ट, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कैमरों का नस्ब किया गया। और दूसरा जो पहलू था इसमें वो जराइम की बेहतरी के हवाले से था कि जराइम को कंट्रोल किया जाए, लाहौर को मज़ीद सेफ किया जाए। इसमें जो ख़वातीन के नॉर्मली जो डे टाइम में मूवमेंट हो सकती है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो सकती है, ऑफिसेज में हो सकती है, कमर्शियल एरियाज़ में हो सकती है। तो इन तीनों जगहों को भी इसमें शामिल किया गया है और इन जगहों को कैमरे की कवरेज में हम लेके आए हुए हैं। और ख़वातीन को सिक्योर फील करना चाहिए कि जहाँ पे भी ऐसी इलाकों में जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनके बड़े बाज़ार हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब को हमने कवर किया हुआ है। इलावा अजी हमने इसके लिए ख़वातीन के लिए स्पेशली एक वुमेन सेफ्टी ऐप का इजरा किया हुआ है कि एक जो हमारा जो इमरजेंसी नंबर है जिस पे 15 पे लोग कॉल करके अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस बताते हैं और पुलिस की हेल्प लेते हैं, तो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे उसके ऐप का इजरा किया गया है और वो ख़वातीन में पूरे पंजाब इसका दायराकार है। और इसको हमने इसके ज़रिए ख़वातीन जब हमसे रब्ता करती हैं तो उसमें एक तो इमरजेंसी पैकेज के तौर पे इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया है। सिर्फ 15 पे कॉल नहीं, जिस किस्म की ख़वातीन को कोई इमरजेंसी सिचुएशन जब वो घर में हो या घर से बाहर हो,
किसी भी हवाले से, चाहे रोजगार के हवाले से हो या तालीम के हवाले से हो या शॉपिंग के हवाले से हो, और उनको किसी भी हवाले से कोई इमरजेंसी कॉल ना करे, को पड़ जाए, तो ये पूरा पैकेज एक सोल्यूशन देता है जिसमें उनको इमरजेंसी नंबर्स अवेलेबल हैं, उसके जरिए वो चैट करें, कॉल करें, और अगर वो समझती हैं कि जो रिस्पॉन्ड दी गई है पुलिस की तरफ से या इदारों की तरफ से और उससे वो मुतमईन नहीं है, तो जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है वो भी इसके अंदर दिया गया है। वो फौरी तौर पे अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकती हैं उस रिस्पॉन्डर के खिलाफ जिसको वो उनके पास आया और उनके मुताबिक उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसी ऐप के थ्रू। राइट। अच्छा कमरान भाई, एक और सवाल कि कुछ काफ़ी कैमरास की जगह और पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे देयर इज़ अ ब्लैक एंड और देयर इज़ अ डेड एंड और वो चीज़ कवर नहीं होती। इसके साथ तो ये सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए, बिकॉज शाहजेब ने मुझे ये आइडिया दिया था कि ज़रूर पूछिएगा कि ख़वातीन को ये पता हो कि वो अपने आप को किस तरह सिक्योर फील कर सकती हैं, वो कौन से कैमरास के सामने से अपना रूट्स रख सकती हैं, या उनको कितनी नॉलेज होनी चाहिए इन कैमरास की, क्या ये इंपॉर्टेंट है? जैसे कि आप सेफ सिटी जो ऐप के बारे में बता रहे हैं, क्या उसमें रूट्स भी बताए गए कि इन जगहों पर आपको कैमरास मिलते हैं और आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल कर सकती हैं? उनको क्या पता भी है इस ऐप के बारे में? जी, ख़वातीन को ऐप को इसकी जितनी भी मुमकिन हद तक है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, NGOs के ज़रिए, बैनुल-अक़वामी इदारों के ज़रिए और जो हमारे अपने कौमी इदारे हैं उनके ज़रिए इसकी तशहीर जारी है जी। अब तक तकरीबन 1,41,000 ख़वातीन इसको इंस्टॉल कर चुकी हैं, और इसमें और भी बहुत सारे इदारों के साथ कोलैबोरेशन जारी है जिसके ज़रिए इसकी आगाही मुहिम हम कर रहे हैं। उसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ख़वातीन की जाके इसको बता रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम हमारा इसके लिए बाकायदा है, हमने MOU साइन किए हैं NGOs के साथ, यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ, UNFPA के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ, जिसमें ये हो रहा है। अब जो कैमरों की इन्फॉर्मेशन है वो इस एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन कैमरे हमारे सारे ऐसे विजिबल जगहों पर लगे हुए हैं कि किसी भी रूट के ऊपर आप जाएँ तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस ऐप के अंदर एक ऐसा फीचर दिया गया है कि जो ख़वातीन इस ऐप को इस्तेमाल करेंगी वो उनके पास इसमें चॉइस है कि वो अपनी फीडबैक दे सकती हैं कि जहाँ पे भी वो गई, जिस रूट पे गई या जिस लोकेशन पर गई, क्या वो सिक्योर था, पार्शियली सिक्योर था या टोटली इनसिक्योर था, और उनकी ये फीडबैक जी। अच्छा, और उसमें साथ अपने कमेंट्स भी दे सकती हैं कि किस वजह से उन्होंने इनसिक्योर इसको फील किया। यही जो सारी हाल है जो कोई और जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, जो दूसरी ख़वातीन इस्तेमाल करेंगी उनको फौरी तौर पे घर पे निकलने से पहले ही पता लग जाएगा कि इस रूट पे बाकी ख़वातीन ने क्या पहले रिस्पांस दिया हुआ है, फीडबैक क्या दिया हुआ है, आया उनको यहाँ पे कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अच्छा कामरान, यहाँ पर एक ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी सेफ सिटी कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा था, ई चलान सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ सेफ सिटी कैमरास खराब हैं, ऐसी इतलात भी सामने आई, लेकिन क्या जो ई चलान सिस्टम है उसको चलाया जा रहा है इस वक्त? जी, ई चलान सिस्टम पूरी तरह नाफिजुल अमल है जी, बिल्कुल ई चलान हो रहे हैं डेली बेसिस में। लाहौर में 8 से 10 हज़ार चलान यहाँ पे जारी हो रहे हैं, और इसमें मुख्तलिफ औकात कार में ये खबरें चैनल्स पे आती रही कि कुछ कैमरे ख़राब हैं, फिर ये भी आता रहा कि हमारे पास लाहौर के अलावा गाड़ियों का रिकॉर्ड और नहीं है, बाकी सूबों का रिकॉर्ड नहीं है, इस्लामाबाद का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान का गाड़ियों का रिकॉर्ड है, और कोई भी जो लाहौर में गाड़ी किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके में वो रजिस्टर हुई हुई है और लाहौर की सड़कों पे वायलेशन करती है तो उसको बाकायदा ई चलान जारी हो रहा है जी। और इसकी वजह से लाहौर के अंदर एक ऐसी डेटरेंस क्रिएट हुई है जिसने ट्रैफिक को बहुत बेहतर किया है, ऑल्दो इसमें अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। 2018 में जब हमने 2018 के आखिर में सो मच जी कामरान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम सो सॉरी आपकी कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ जाना, और इस वक्त सेफ सिटी के हवाले से जो जो हमें अवेयरनेस हुई, आई एम गोइंग टू बी पुटिंग इट ऑन माई इंस्टा एंड शाहजेब, हम लोग दोनों इसको प्रमोट करेंगे, और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेफ सिटी को लेकर हम अपने शहरों को महफूज बनाने में छोटा सा किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब ज़रा बात, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपको देनी होती हैं, लेकिन सानिया मरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन साथ साथ क्रिकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज PSL का सीजन आ चुका है, लोगों का आना जाना अब बढ़ रहा है। क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है शायद? बिल्कुल, ये बहुत कुछ हो रहा है, और PSL सीजन 7 की हम बात कर रहे हैं, उसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं, और टीमों ने सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम टीमें जो हैं वो अब तकरीबन तैयार हैं, मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब भी कर लिया गया है। तो ये तैयारियां तो एक तरफ चल रही हैं जो हम देख रहे हैं, काउंटडाउन भी शुरू हो चुके हैं, लाहौर स्टेडियम के बाहर हम देख रहे हैं बड़े बड़े टाइमर्स लगा दिए गए हैं, काउंटडाउन चल रहे हैं, और सबको बेसब्री से इसका इंतजार भी है। दूसरी जानिब
एक और खबर यह है जो हम देख रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए एनओसी जारी करने से इनकार किया और बहाना यह बनाया गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से खिलाड़ियों को लीग से मना किया गया। यानी कि हम दूसरी जानिब जब देखते हैं और आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल खेलने के लिए खिलाड़ियों को एनओसी जारी किया जाता है और दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया जाता है, लेकिन ये एक तरह से दोहरा मयार है। ये बिल्कुल आ रहा है और ये सवाल काफी ज्यादा जो है वो लोगों को हिला देगा। इस वक्त सुबह भी हम हर जगह यही खबरें सुन रहे थे कि इस तरीके से अगर टीम को लेकर एनओसी को लेकर इस तरह इनकार किया जाएगा तो उसका लोगों के ऊपर क्या फीडबैक होगा। और ऑब्वियसली फीडबैक अगर हमारे साथ कोई सीनियर तज्ज़ियाकार हो या हमारे साथ कोई स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो तो फिर हमारा नहीं बनता, फिर हमारा नहीं बनता फीडबैक देना। एब्सोल्युटली। तो हमारे साथ कौन है हमेशा की तरह? हमारे इकबाल भाई, मिर्जा इकबाल बेग साहब है हमारे साथ। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है। सर सबसे पहले तो मैं ये दोहरे मयार पर बात करूंगा, जो एनओसी जो है वो नहीं दिया जा रहा साउथ अफ्रीका के जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं की जानिब से। ये दोहरा मयार क्यों है? जब आईपीएल की बात होती है तब तो दौरा पाकिस्तान छोड़कर आईपीएल की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन पीएसएल के लिए ये इस किस्म का जो रवैया है इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया माया आपका और शाहजेब आपका। और ये यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लम्हे फिक्रिया है कि हम हमेशा से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को सपोर्ट करते चले आए हैं। और अब ऐन मरहले पर जब आईपीएल में, आपने बिल्कुल सही कहा शाहजेब, जब आईपीएल में जाना होता है जहां डॉलर्स की चमक होती है तो वहां साउथ अफ्रीका अपनी सीरीज के दौरान, आपको याद होगा कि 2021 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी और चंद मैच खेलकर उनके टॉप के क्रिकेटर्स आईपीएल खेलने चले गए। और उस वक्त साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनका जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड है। अब पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो सही तरीके से करना होगा। उनकी मुजानसी लीग है जो कि अभी मुलतवी हुई है, जब वो होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने से पहले ये सोचे कि साउथ अफ्रीका ने हमारे साथ क्या किया और हम साउथ अफ्रीका के साथ हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपना ये बताइए ना इकबाल भाई कि क्या आपको लगता है भी ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है, तो क्या उम्मीद लगती है कि जो उनके जो बेसिकली टॉप लिस्ट खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान आएंगे? देखिए माया, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की बात करें तो वो वाज़े तौर पर ये टीमों को मैसेज दे चुके हैं कि पाकिस्तान में अगर आप अपनी टीम भेजें तो ए टीम भेजें, आप अपनी बी टीम ना भेजें। माजी में ऐसा होता रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम के कुछ प्लेयर जो थे, जब गुज़िश्ता बरस साउथ अफ्रीका की टीम आई तो वो T20 सीरीज में नहीं थे। इसके अलावा आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम जो दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस चली गई, उसके भी तमाम बी प्लेयर्स आए हुए थे। और इससे पहले 2017 में श्रीलंका के भी नौजवान क्रिकेटर्स आए थे। तो यकीनन पाकिस्तान में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 के बाद आ रही है, तकरीबन 22 बरस के बाद, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने स्टार प्लेयर्स को नहीं लाएगी तो फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान को एशियन जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान को मैचेस खेलना है, 3 टेस्ट मैचेस, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, जिस तरह शाहजेब भी माया बात कर रहे थे कि जो सूरत हाल है कोविड की, एनसीओसी क्या फैसला करती है। 27 जनवरी से पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है और उसके बाद क्या फैसला होता है, तमाशाइयों को बैठने की इजाजत होती है नहीं। और पीएसएल ने जो है वो 20 खिलाड़ियों को जो है वो इजाजत दे दी है कि आप 20 खिलाड़ी रखें, ताकि अगर 8 का टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए तो कम से कम 12 तो अवेलेबल हो खेलने के लिए। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंजिंग टास्क है ये। अच्छा, जिस तरीके से आप जिक्र अब कर ही दिया है आपने तमाशाइयों का, तो यहाँ पर मैं यही पूछना चाहता हूँ, एक तो तमाशाई जो हैं वो स्टेडियम्स में उन पर दाखिले पर पाबंदी लग सकती है, क्या हो सकता है? और दूसरी जानिब जो बायोसिक्योर बबल होगा इस बार, सर पिछली दफा हमने देखा था बहुत सारी कोताहियां हो गई थी, इस दफा बायोसिक्योर बबल को किस हद तक सीरियस लेना होगा हमारी टीम को? बिल्कुल आपने सही कहा शाहजेब। अभी जो गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज हुई थी, वनडे सीरीज तो नहीं हो सकी, तो 100% तमाशाइयों के बैठने की इजाजत दी थी एनसीओसी ने। लेकिन अब आपको पता है कि कोविड के केसेस कराची में भी आप देखें 15% से ज्यादा हो गए, तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कितने परसेंट, लगता यही है कि 50% तमाशाइयों को शायद बैठने की इजाजत दी जाए। और जहां तक आपने बायोसिक्योर बबल की बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं ना
कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुकम्मल तौर से होटल ले रहा है कि उस होटल में किसी और की आमद ना हो, सिर्फ टीमों के लिए मुख्तस हो वो होटल, और फिर बायोसिक्योर बबल को और मजीद मजबूत बनाया जाए। पिछली दफा हमने अबू धाबी में तो एक इंग्लिश फर्म की खिदमात ली थी जिसको बहुत पैसे दिए थे, इस मरतबा हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। बट भाई खिलाड़ियों को भी बाहर निकलने का मौका ना दिया जाए ना, वो ऐसा सिक्योर बबल हो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उनके लिए हो, उनके पास कोई आई नहीं, वो भी किसी के पास ना जाए, वो भी बाहर ना निकले। बिल्कुल माया, आपने सही बहुत कहा। जरूरी इसके लिए पाकिस्तान किसान क्रिकेट बोर्ड को एक सख्त डिसिप्लिन नाफिज करना पड़ेगा अगर खिलाड़ी निकल गए, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल फरवरी में भी यही हुआ था और लीग जो थी मुलतवी हो गई थी। तो इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेगा। बिल्कुल सर, आखिर में ये बता दें बस कि पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है, नए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है। इस दफा पीएसएल 7 को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पीएसएल 7 में शाहजेब इस दफा टॉप के तो बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन अभी जो परसों ड्राफ्टिंग हुई, इसमें जो सप्लीमेंट ड्राफ्टिंग हुई, मिनी ड्राफ्ट, उसमें इंग्लैंड के डेविड विली और वेस्ट इंडीज के शेमरून हेटमेयर को लिया गया है। पीएसएल ब्रांड है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में होगी, आप देखिएगा ये कामयाब होगी। 2016 में जब हुई थी किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये हमारा ब्रांड बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक सो मच सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपके आने का, और अब तो आप अक्सर नजर आते रहेंगे क्योंकि पीएसएल के लिए वही वाली बात है कि हम सबकी नजरें जो है वहां पर लोगों की, आवाम की पीएसएल की तरफ हैं, लोग आंखें लगाए हुए हैं। और शाहजेब कितनी एक्साइटमेंट है। अब मैं सिर्फ ये सोचूं कि आज हमने सानिया मरी को किया, अब जिस तरह जावेद भाई बताकर गए, जवाब भाई बताकर गए कि 17-18 से एक नया स्पेल आ रहा है, तो ख्याल करें मत जाए। इसी तरीके से ओमिक्रॉन की भी एक लहर आ रही है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अब जब मैचेस शुरू होंगे पीएसएल के तो वैसे तो कुछ हिदायत आ ही जाएंगी, सख्तियां भी हो ही जाएंगी कि भाई या तो 50% आ सकते हैं, जैसे कि मिर्जा इकबाल भाई साहब कह रहे थे, या तो 50% अलाउ होंगे या फिर उसकी तादाद बढ़ भी सकती है। लेकिन आप सबको अपनी एहतियात भी करना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन, अपना मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से नए वेरिएंट से भी बचते रहें, बहुत जरूरी है हम सबके लिए, बहुत जरूरी है। और बचते रहें हर तरह से। हजरत अली का कौल है ना कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे दांतों के बीच में जबान रहती है। तो बस समझिए अपने आप को अपने हर तरह से बचाना है, आफात से बचाना है, आपने इस तरह की बीमारियों से बचाना है, और एक दूसरे से बचना भी है और एक दूसरे को भी बचाना है, क्योंकि अभी तक हमें ये चैलेंज का सामना है। शाहजेब और माया को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह आप सब लोगों को अपने खास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज।